ठीक है। अब सॉलिड्स कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे स्टेम्स हो गई है ना, या और प्लास्टिक वेस्ट वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें ऊपर से निकल जाएंगी। इसको नॉर्मली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम जैसे करते हैं उसका मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है। फिर एक बार ग्रिड चेम्बर से निकल गया, फिर देखो यहाँ पे आपके 106 पेज पर ही दिया हुआ है ना, ये डाल दिया तो इसका भी क्लोरिनेशन हो जाता है। ये OCl टाइप की चीज़ मिलती है, इसमें नेसेंट ऑक्सीजन आपको मिल जाती है ऐसे करके। ठीक है। क्लोरीन जनरली क्या है, मस्त फ्री रेडिकल बनाता है। यही तो प्रॉब्लम थी कि ओजोन में होल हो गया था। ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ मस्त रिएक्ट करता है, ओजोन बना देता है, कभी कभी ओजोन को डिप्लीट भी कर देता है, कुछ भी कर देता है। कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बहुत सारे हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं, हाइड्रोफिलिक एंड्स और हाइड्रोफोबिक एंड्स। ठीक है। जो फिलिक एंड है वो पानी के साथ आ गए, जो फोबिक एंड है उसने डर्ट को मान लो कैप्चर कर लिया है ना, इस टाइप की चीज़ हो गई। ठीक है। इस टाइप का सिस्टम बना दिया। अब ये जो लेयर है, ये क्या है, एक लेयर बन गई। ऐसी लेयर अगर बड़ी हो जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, बबल, जो कि जिससे हम जनरली लीस्ट कंसर्न होते हैं। लेकिन सिर्फ एक पोल्यूशन है, कौन सा, स्ट्रेटोस्फेयर का, ओजोन वाला, ओजोन डिप्लीशन। और इसका भी सोर्स है, ऊपर जाकर हमने नहीं करा, ये हम यहीं से कुछ छोड़ देते हैं, सेफ से छोड़ रहे थे जिसकी वजह से हो रहा था। और अब क्या कि ये कंट्रोल हो गया, तो हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात ही करना बंद कर दिया अब तो हमने। ठीक है। तो हमारे लिए जो मेन मुद्दा है वो क्या है, ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन। ठीक है। और ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन बहुत सारे टाइप के हैं हमारे। ठीक है। दोनों इंजेक्ट हो गई, अब इनकी बर्निंग स्टार्ट हुई। क्या बर्निंग स्टार्ट हुई, आपने हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर मतलब हाई एजिटेशन हो रही है और हाई टेम्परेचर है। ठीक है। एजिटेशन हो रही है विच मीन्स मतलब सफिशिएंट मिक्सिंग हो जाएगी बिटवीन व्हाट, ऑक्सीजन एंड मीथेन। और दोनों की क्वांटिटीज हमने कंट्रोल कर रखा है कि एग्जैक्टली उतनी क्वांटिटीज मिले कि जितना ऑक्सीजन की ज़रूरत है मीथेन को, हम उतना दे दें। अब इसका प्रिवेंशन हमने देख लिया, ये सब हो गया। ठीक है। अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब ये जो हमने लास्ट टाइम मैंने जो अपडेट करा था 412 था। ठीक है। इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, 420 हो चुका है, ज़रा चेंज कर लो, ppm, पार्ट पर मिलियन। 420 यस, जल्दी लिख लो, पता लगा शाम तक चेंज हो गया 0.04% है। हाँ, 0.04%। बचपन में क्या पढ़ते थे, 0.03%। 0.25 हैं, क्या बात कर रहे हो आप, मेरे से भी पुराने हो। मैंने 0.03 पढ़ा। ठीक है। और यहाँ पे जो अजम्पशन होगा ना, एकदम डर्टी वाटर का करना क्या। हाँ, वाटर का मान लीजिए, वेस्ट वाटर को इनपुट दे रहा हूँ मैं। ठीक है। सबसे पहले इसमें इम्प्योरिटीज क्या क्या है मेरे को बताओ। हाँ, वाटर के अंदर जनरली क्या क्या इम्प्योरिटीज होती हैं। ये सब है। ओके। लेकिन सबसे बड़ी इम्प्योरिटी कौन सी है। नहीं नहीं, बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक मैटर है ना। तो हमें करना क्या होता है, सबसे पहले इसमें से सबसे पहले वेस्ट वाटर को हम एक ग्रिट चेम्बर से गुजारते हैं। ग्रिट चेम्बर। ठीक है। ये क्या होता है, सिर्फ ऐसे ये जालियां होती हैं, सिंपल। हाँ, हर जगह होता है, यहाँ पर भी है। बात अलग है, हम उसकी उतनी ओवर कैपेसिटी पे चलाते हैं कि काइंड ऑफ काम करेगा। 6 ट्रीटमेंट आता है। हाँ, पता नहीं कितने होंगे। ठीक है। सबसे पहला एक होता है ग्रिट चेम्बर की, पानी आया, ग्रिट चेम्बर से गया, और यहाँ से जो सॉलिड्स हैं वो निकल जाएंगे। ठीक है। अब सॉलिड्स कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे स्टेम्स हो गई है ना, या और प्लास्टिक वेस्ट वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें ऊपर से निकल जाएंगी। इसको नॉर्मली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम जैसे करते हैं उसका मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है। फिर एक बार ग्रिट चेम्बर से निकल गया, फिर देखो यहाँ पे आपके 106 पेज पर ही दिया हुआ है। फिर है स्किमर। ठीक है। ये क्या है कि सॉलिड, दूसरे किस्म का सॉलिड वेस्ट, जैसे फिशीज वगैरह,
है ना। फिर ये इनको हम क्या करते हैं, इनको हम मतलब ये जो पानी आया है ना, इसको एक टैंक में सेटल डाउन होने देते हैं। जो हैवियर मटेरियल है नीचे आ जाता है, जो ऑयली मटेरियल है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, हमारा स्कीमर का काम क्या है, ऑयली मटेरियल ऊपर से रिमूव कर दिया, इसको नीचे से रिमूव कर दिया। ठीक है, क्यों, हमें वाटर को प्योरीफाई करना है। उसका जो बाकी चीज़ है, ऑयली मटेरियल है, उसको तो हम और ज़्यादा डाइजेस्ट करा सकते हैं बैक्टीरिया वगैरह डाल के, उसमें से बायोफ्यूल्स वगैरह आसानी से निकाला जा सकता है। ऐसे यहाँ है, इसका डिकम्पोजिशन करके हम मतलब जैसे होता है ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कि हम बायोमास का क्या करते हैं, इवेंचुअली उसका ह्यूमस वगैरह कंपोस्ट वगैरह मान लेते हैं, है ना। तो इसकी कंपोस्टिंग करी जा सकती है। बीच का जो पानी है वो आगे निकल जाएगा। तो पहला स्टेप क्या हो गया, आपका ग्रिड चेम्बर है। सेकंड स्टेप क्या हो गया, स्किमर। ठीक है, और फिर थर्ड स्टेज में हम क्या करेंगे, डिपेंडिंग ऑन हमारे पास क्या वॉल्यूम आ रहा है, वो सारी चीज़ें हम इसको दो तरीके की चीज़ों से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए एक तो है एक्टिवेटेड स्लज मेथड, जिसके अंदर हम जो ऑक्सीजन है उसकी वैल्यू को कम नहीं होने देते। एक्टिवेटेड स्लज मेथड क्या है, ये क्विक है, हाँ क्विक है, कंटिन्यूअस है, और इसमें लगातार ऑक्सीजनेशन होती रहती है। ठीक है, तो एक्टिवेटेड स्लज क्या है, इज रिमूव बाय सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन, दिस कैन बी यूज। हाँ ठीक है, वो कुछ नहीं है, ये एक्टिवेटेड स्लज। इसमें मेनली क्या होता है, आपको फाइनली जो मिलता है ना वो एक स्लज मिलता है, उसको आप किस चीज़ में यूज़ कर पाओगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक यहाँ पे चलो ये हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ एरोबिक डिकम्पोजिशन कर लिए। एक हम एनारोबिक कर सकते हैं। एनारोबिक में क्या होगा, जैसे इसका कोई एग्जांपल, गोबर गैस है ना, बायोगैस वगैरह है ना। इस केस में हम क्या करते हैं, इसको कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं और चेम्बर के अंदर डाल के महीने भर के लिए छोड़ देते हैं। इसके अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया को सीड करके एक बार ये कर दिया तो आपको उसमें से मीथेन लगातार मिलती रहती है ना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये चीज़ होती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। एक और तरीका है, ये तो हमने ट्रीटमेंट कर दी, यहाँ से कुछ निकाल लिया और ये सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन इससे अगर आपने गोबर गैस लिया है और ये एनारोबिक मतलब डाइजेशन वगैरह करा है, जनरली आपको जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा कि आपको यहाँ पे गैस मिल गई, कुछ यहाँ सॉलिड्स मिल गए। ठीक है, और वाटर आपको बहुत धीमे से मिलेगा। ठीक है, तो ये मेथड वो मेथड नहीं है जिससे कि आप वाटर लेना चाहोगे। हम वाटर को अगर ट्रीट करना चाहेंगे तो एक्टिवेटेड स्लज से। अगर हम खाली ये करना चाह रहे हैं कि सीवेज से हम कुछ काम की चीज़ उठाना चाह रहे हैं तो हम इस तरीके से जाएंगे और बायोगैस वगैरह यूज़ करेंगे। ठीक है, और हम सिर्फ ठिकाने लगाना चाह रहे हैं इन सारी चीज़ों को, तो हम क्या करेंगे, एक और चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, सेप्टिक टैंक। ठीक है, सेप्टिक टैंक्स क्या करेंगे कि कुल मिलाकर आप सिर्फ एक पिट खोदेंगे। ठीक है, इस तरीके की पिट जिसको सोखता बोला जाता है। ठीक है, कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन आप अलाउ करो और इवेंचुअली होगा क्या कि यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन होता रहेगा, जो भी इस पिट के अंदर जा रहा है डिकम्पोज होकर वो स्लज बैठता चला जाएगा। ठीक है, और इवेंचुअली क्या होगा कि मान लो साल 2 साल बाद उसको खाली कर लिया उस पर, क्योंकि ये डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट है फाइनली, है ना। तो जो ये स्लज है इसको खाली कर लिया गया, बाद में हम क्या कर लेंगे इसका कि इसको मैन्योर में तब्दील कर देंगे। हाँ, घरों में होता है, उसकी क्लीनिंग करानी पड़ती है बाद में, है ना। और जनरली क्लीनिंग किसी ज़माने में तो मतलब पाइपों से वैसे होती थी, आजकल जो क्लीनिंग है उससे होती है पंप की मदद से, है ना। तो ये आसानी से इसकी क्लीनिंग हो जाती है। पहले मैनुअली करते थे। ठीक है, अब ये हमारा सीवेज काइंड ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट का मेथड है ये जो है। ठीक है, हम एक स्टेप और आगे जा रहे हैं। एक बार मान लीजिए कि अब ये तो एंड है, यहाँ इसके आगे आप कुछ नहीं पा सकते, इसके आगे आप कुछ नहीं पा सकते, है ना। पर हम क्या करना चाह रहे थे कि हम पानी को बेटर करना चाह रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, एक्टिवेटेड स्लज मेथड से जो फाइनली आपको लिक्विड मिला इस पे हम और काम करेंगे। इस वाले लिक्विड को हम बेटर कर सकते हैं, एक्चुअली पीने लायक बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये सारी चीज़ें कि यहाँ पर हमारे पास 2-3 तरीके आ जाते हैं। या तो हम उसका ऑक्सीजनेशन कर दें,
ठीक है। और ऑक्सीजनेशन कैसे कर सकते हैं, 3-4 हमारे पास केमिकल मेथड है, जैसे क्लोरीन का ट्रीटमेंट, ठीक है, या O3 का ट्रीटमेंट। हाँ ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महंगा तरीका है, ओजोन बनाना महंगी चीज़ है। हाँ अभी O2 से O3 बनाना है आपको, है ना। तब ये क्या है, O3 क्या है, देखो ऑक्सीजनेशन क्या है कि हम किसी चीज़ को ऑक्सीजन दे दें, मेनली बर्निंग, है ना। और O3 क्या है, O3 हमेशा किस फॉर्म में रहना चाहेगा, O2, ये हमेशा एक नेसेंट ऑक्सीजन देना चाहेगा किसी भी चीज़ को, मतलब ये किसी भी चीज़ को जलाने के लिए पर्याप्त है। जिस चीज़ के अंदर ओजोन है, जिस भी चीज़ के अंदर ओजोन है, वो किसी ना किसी चीज़ को जला रही है, ठीक है। ओजोन युक्त क्रीम ब्लीच करने की कोशिश कर रही है स्किन को, जला रही है वो, ठीक है। तो ओजोन को अगर हम पानी में डालेंगे वो भी यही काम करेगा, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। ऐसे ही क्लोरीन भी यही काम करने की कोशिश करता है कि जब ये पानी के साथ या ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करते हैं, OCl2 टाइप का या OCl टाइप का प्लस नेसेंट ऑक्सीजन टाइप का कुछ लंबे चेन्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चलते हैं, उसका एंड प्रोडक्ट ये होता है कि वो किसी चीज़ को ऑक्सीजन दे देता है ना। ये दोनों ऑक्सीजनेशन के मेथड है, क्लोरीनेशन वगैरह, ठीक है। हमें ऑब्वियसली इसकी डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन यूपीएससी स्टैंड पॉइंट से हमें ये पता होना चाहिए कि क्या तरीके सरकार या सरकार की एजेंसी अप्लाई करती हैं, म्यूनसिपल एजेंसीज अप्लाई करती हैं इन सबको ट्रीट करने के लिए, या एक मतलब एक आइडिया होना चाहिए कि क्या हमारे पास सोल्यूशंस हैं, ठीक है। एक है हमारे पास यूवी ट्रीटमेंट, ठीक है। एक और तरीका है किसी चीज़ को जला देने का कि एक्चुअली उसको रोस्ट कर दिया, मतलब पानी को रोस्ट नहीं कर रहे, उसमें यूवी हम डालेंगे, और यूवी क्या है, हमें कैंसर दे सकती है, तो बैक्टीरिया के साथ तो क्या करेगी उसकी, तो समझ रहे हो, प्रोटेक्टिव लेयर उतनी भी तगड़ी नहीं है। हाँ, हमने हाई एनर्जी रेज दे दिया, ठीक है। वायरस नहीं मरते इससे ना, वायरस नहीं मरते, ठीक है। लेकिन पर मैं सही बता रहा हूँ, ज़्यादातर हमारी जो लड़ाई रही है हिस्ट्री में बैक्टीरिया से रही है, ठीक है। और ज़्यादातर वायरस वो रेस्पिरेटरी रूट वाले वायरस होते हैं, ठीक है, या सेक्सुअल ट्रांसमिशन वाले वायरस होते हैं, वो सब हमारी बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। वरना ये जो ओरल फीकल रूट से नहीं आते इतने वायरस, मेनली बैक्टीरिया है हमारी प्रॉब्लम, है ना, कोलेरा वगैरह हो जाता है। माइक्रोप्लास्टिक का क्या वो सोर्स हो सकता है? हाँ, माइक्रोप्लास्टिक अभी हम करेंगे प्लास्टिक्स, करेंगे। हाँ, क्योंकि सॉलिड वेस्ट हमें करना है, पर ज़्यादातर सोच क्या है, ये हमारे कपड़े हैं, क्योंकि हमने क्या करा कि इसके अंदर जैसे ये है ना, प्योर कॉटन तो हमने लिया नहीं, इसके अंदर मिक्स कर दिया, ठीक है। मिक्स करने के लिए हमने फाइबर ले लिए, और ये फाइबर जब भी हम हर बार धोएंगे तो माइक्रो प्लास्टिक पानी में निकल जाएगा, समझे ना। तो मेन सोर्स एक्चुअली है, अब कुछ नहीं कर सकते उसका, बहुत छोटा है, नहीं, बैक्टीरिया खा लेते हैं उसको, हाँ, और फिर हमारे फूड चेन में आ जाते हैं, नहीं, हमारी सेल में मिलते हैं। अभी आगे जब वापस एक साथ कब आएंगे, जब कभी 1 मिलियन साल बाद हम डिकम्पोज होकर कहीं प्लास्टिक बने मिलेंगे, मतलब कहीं क्रूड ऑयल बने मिलेंगे, तो हम में से प्लास्टिक निकलेगी, ब्लड तक में प्लास्टिक आ गया, नहीं बस हमारे अंदर प्लास्टिक होगी, क्या पता किसी ज़माने में न्यूट्रिशन बन जाए हमारे लिए। बता करो यार, सीरियसली ले तुम तो। प्लास्टिक की बोतल है, पॉसिबिलिटी तो नहीं। ठीक है, और अगला ट्रीटमेंट है क्या, बॉइलिंग, सिंपल बॉइलिंग, ठीक है। तो यहाँ कुल मिलाकर आपको जलाना है, या तो ऑक्सीजनेशन कर दो, है ना, या फिर जला ही दो, ठीक है, तो बैक्टीरिया मर गए। ट्रीटमेंट क्या रहेगा, बल्क के लिए यही ट्रीटमेंट है। पहले तो आप ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करो इनका, हाँ, है ना। एक बार ऑर्गेनिक मैटर खत्म कर दिया, उसमें कुछ बैक्टीरिया फिर भी रह गए होंगे, उनको मार दो। माइक्रो लेवल तो सही रहेगा। हाँ, क्लोरीनेशन सबसे सस्ता पड़ता है ना। जो नदियां हैं वो ये सारा काम मुफ्त में करती है। हाँ हाँ, कैसे करती हैं कि हाँ, मतलब वो फिल्टर करती रहती हैं चीज़ों को, जो लकड़ियाँ हैं वो साइड में कर देती हैं, जो हैवी चीज़ है वो सेडिमेंटेशन होती रहती है, सैंड बन जाती है कोने पे, है ना। फिर ये एक्टिवेटेड स्लज अपने आप ही बन जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा तेज़ बहती हैं तो ऑक्सीजनेशन होती रहती है साथ के साथ, है ना। उसके साथ में सैंड होती है। नदियाँ क्या है, ऊपर होंगी, फिर जब नीचे जाएंगी तो उसके सैंड से फिल्टर होकर पानी वापस नीचे आ जाएगा,
है ना। तो आपका स्किमर का काम हो गया, एक्टिवेशन का काम हो गया, ठीक है। प्लस क्योंकि बड़े एरिया में बहती है और डेली सूरज निकल रहा है, जो सन का एक्शन है ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो एल्गे मान लो उसके ऊपर न्यूट्रिशन कर ले और वो सारा खत्म हो जाए धीरे धीरे, या सन जला देता है ना। ये जो नेचर के अंदर ऐसे खुले में जो नदी जाती है ना, अपने आप क्लीन कर देती है वापस से, हमारा लैग बना देती है। हाँ नेचुरल फ्लो बस, वरना नेचुरली नदी अपने आप को क्लीन करती है, ठीक है। वो मैंने एक मतलब हम जब सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे कॉलेज में, तो उस जो चैप्टर था ना उसमें मतलब पहले पैराग्राफ्स में ये जो कुछ पैराग्राफ में उन्होंने लिखा, ये स्टार्टिंग ऐसे थे कि ये सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं, अपने आप ही ठीक हो जाती हैं, ठीक है। नदी अगर अपना काम कर लें तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन पॉल्यूशन है क्या कि हमने नेचर की कैपेसिटी के बियॉन्ड कुछ फेंक दिया उसमें, है ना। इसलिए हमें ठीक करना पड़ रहा है और इसके लिए हमें कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए, है ना। तो ये है हमारा ये करने का तरीका। अच्छा, यहाँ पे क्लोरिनेशन के साथ साथ एक और लिखा हुआ है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन NaOCl, ठीक है। ये NaOCl, यहाँ पे और क्लोरिनेशन के और तरीके लिखे हुए हैं NaOCl, ठीक है, कि इसकी सॉल्ट हमने डाल दी, या कैल्शियम CaOCl2 आई थिंक ऐसा कुछ होता है ना, ये डाल दिया तो इसका भी क्लोरिनेशन हो जाता है। ये OCl टाइप की चीज़ मिलती है, इसमें नेसेंट ऑक्सीजन आपको मिल जाती है, ऐसे करके, ठीक है। क्लोरीन जनरली क्या है, मस्ट फ्री रेडिकल बनाता है, यही तो प्रॉब्लम थी कि ओजोन में होल हो गया था, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ मस्ट रिएक्ट करता है, ओजोन बना देता है, कभी कभी ओजोन को डिप्लीट भी कर देता है, कुछ भी कर देता है, हाँ, ठीक है। बस ये हो गया। फिर एक हैवी मेटल टॉक्सिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स हैं, हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं कि 42 नदियाँ हैं जहाँ पे हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, एक्चुअली सब में ही होगा, वो रिपोर्ट की बात है बस। नहीं, सीवेज ट्रीटमेंट से नहीं हटा सकते, लेकिन रिसेंट टाइम्स में कुछ तरीके आए हैं, कभी कभी यूपीएससी ने पूछ भी लिया। क्या? हम जैसे कभी कभी बैक्टीरिया वगैरह को छोड़ देते हैं और वो इन टॉक्सिसिटीज़ को कंज्यूम कर लेते हैं, इवन मेटल्स, हाँ इवन मेटल्स, और जैसे माइक्रोप्लास्टिक है उन्होंने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। अगर ऑयल स्पिल हो गई है ना, हम कभी कभी रिसेंट टाइम्स में क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया को छोड़ दे रहे हैं उस पर, उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन के लिए। ऑर्गेनिक मैटर, हाँ वो सही है, बट इसके लिए भी अक्सर देखा गया, ठीक है। अच्छा, अब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये टेबल है, कि हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई है कि आर्सेनिक कहाँ कहाँ से मिल रहा है आपको, सोर्सेज क्या है, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, मेटल्स, और करता क्या है ये कि किडनी माल फंक्शन, किडनी और लंग माल फंक्शन, ब्लड वेसल का डिजीज़, इसको ब्लैक फुट डिजीज़ कहते हैं, ठीक है, और कुछ सर्टेन रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। फ्लोराइड क्या करता है, डेंटल फ्लोरोसिस करता है, डिके इन टूथ। फ्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे टूथ के एनामल के लिए, ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर हार्डर हो जाते हैं टूथ और उनकी चिपिंग, हाँ येलोइश हो जाते हैं, चिपिंग होना शुरू हो जाती है, वो चिप कर करके लेयर बाय लेयर एनामल टूटना शुरू हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो कहाँ से मिल रहा है फ्लोराइड, एल्यूमिनियम की मेल्टिंग से, ग्लास, फॉस्फेट फर्टिलाइजर, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स, यहाँ सबसे, और हुआ क्या, टूथ का डिके, डेंटल फ्लोरोसिस हो जाएगा, या किडनी, लिवर, ब्रेन, थायराइड, इन सब की डिजीजेस। कोई भी ऐसी चीज़ जो ब्रेन को इम्पैक्ट कर रही है वो जनरली ऐसा होगा कि किडनी वगैरह को भी इम्पैक्ट कर रही होगी, जो भी हमारे फैटी ऑर्गन्स हैं वहाँ पे जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैडमियम, वेल्डिंग से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप जानते हैं क्या होता है, क्या चीज़ होती है बताओ? हाँ, यस यस, इलेक्ट्रॉन्स और उसका क्या बोलते हैं उसे, मेटल्स एक तरफ से, जैसे अगर हमने यहाँ पे बैक्टीरिया दी, वो बैक्टीरिया इलेक्ट्रिसिटी दी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन पास होंगे,
कैथोड एनोड बन जाएंगे। कैथोड एनोड बन जाएंगे, ठीक है। अब और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये वापस यहाँ आ जाने चाहिए। यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आपने कॉपर का सोल्यूशन दे रखा है, मान लो CuSO4, एकदम सही, हाँ कॉपर सल्फेट होता है, हाँ मस्त एकदम, ठीक है। अब क्या है कि ये दो आयन से बना है, क्या Cu2+ और SO4 2-, है ना। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसको पॉजिटिव सामान की ज़रूरत होगी, तो ये कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा चारों तरफ से, ठीक है। तो एक कॉपर की प्लेटिंग हो जाएगी, ठीक है। और SO4 उस साइड जाने की कोशिश करेगा पॉजिटिव एंड पे, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक मेटल की प्लेटिंग होना शुरू हो जाएगी। जो मैंने वीडियो देखे हैं उसमें ऐसा होता है ना कि एक रॉड तो डिप्लीट होनी स्टार्ट हो जाती है और एक में हेड ऑन स्टार्ट। हाँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपर डालेंगे। कॉपर क्यों डालेंगे? ताकि ये SO4 जब यहाँ आए ना तो ये नया कॉपर उसको मिलता रहे SO4, है ना। तो ये डिप्लीट होना शुरू हो जाएगी, वहाँ पे कॉपर आना शुरू हो जाएगा, है ना। ये आसानी से करा जा सकता है। बट SO4 को भी तो चाहिए ना सर। हाँ, तो कॉपर मिल रहा है ना, SO4 को लगातार यहाँ से कॉपर मिल रहा है, यहाँ से कॉपर लेकर दौड़कर भागकर वहाँ जा रहा है और उस पर कॉपर चढ़ा दे रहा है, फिर से अलग हो जा रहा है ऐसा। कैडमियम की लीचिंग कैसे हो रही है? ओ अच्छा, नहीं ऐसा होता होगा ना कि कैडमियम कभी कभी मेटल के अंदर मान लो मिला हुआ है और है, क्योंकि मेटल, हाँ हाँ, और मेटल एकदम प्योर तो होते नहीं, है ना। तो जनरली अगर इसके अंदर कुछ भी मिला है तो वो इसमें आ जाएगा। फिर पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर, मतलब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कि किस टाइप की कॉपर प्लेट, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से हो रहा है, जिंक की प्लेटिंग है क्या है ये, मतलब इनकम्प्लीट लिखा हुआ है काइंड ऑफ, ठीक है। बट ये देखा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाली इंडस्ट्री से मिलता है। फिर पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर, बैटरीज, क्योंकि कैडमियम अक्सर बैटरीज में यूज़ होता है, ठीक है। और नुक्लियोफाइल, हाँ नहीं, रेयर अर्थ तो नहीं। एक बार मैं ना ये मेरा रीस्टार्ट करूँ लैपटॉप, रेयर अर्थ मेटल, ये अच्छा सवाल है। चलो ठीक है, कैडमियम क्या है? कार्सिनोजेनिक है, ठीक है, वो तो पता ही है कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या हो गया, ठीक है। और फिर इटाई डिजीज़ मींस सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स एंड किडनी फेलियर। फिर मर्क्यूरी, पेस्टिसाइड, बैटरी, पेपर, ठीक है, इंडस्ट्रीज, ठीक है। इससे होता क्या है? मिनामाटा डिजीज़। मिनामाटा एक जगह है, कहाँ पर? जापान में। वहाँ पे शायद कभी ऐसा हुआ होगा कि उसके बाद था ना वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, कुछ हो गया था उसमें, फुकुशिमा में, उसके बाद का तो नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट एनीवे मिनामाटा डिजीज़ क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि जो मर्क्यूरी है इट गेट्स स्टोर इन आर फैट टिश्यूज़। अब फैट टिश्यूज़ कहाँ कहाँ पर होते हैं? मेनली हमारे ब्रेन के अंदर होता है। ब्रेन काफ़ी कुछ उससे बना हुआ है, याद है मैंने बताया था जब ब्रेन कर रहे थे, है ना। तो अक्सर क्या होगा कि अब कहीं कोई भी चीज़ फैटी है, जैसे लिवर है ना, तो मर्क्यूरी क्या होगा? वहाँ पे स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। मतलब फैट मॉलिक्यूल से ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। नहीं, कुछ ऐसी चीज़ होती है, जैसे याद है मैंने एक बार साइंस की क्लास में ही बताया था कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, है ना। और हाँ, पोलर जो वाले जो वो पोलर के साथ आएंगे, नॉन पोलर वाले नॉन पोलर के साथ आएंगे। जो मर्क्यूरी है जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी बनाता है वो फैटी टाइप के, ऑयली टाइप के कंपाउंड्स बनाता है, नॉन पोलर चीज़ों के साथ कंपाउंड बनाता है। अब नॉन पोलर चीज़ें नॉन पोलर चीज़ों के साथ जाएंगी, ठीक है, और वो फैट वहाँ पर स्टोर हो जाएगा। और फैट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जनरली हमारे बॉडी के टिश्यूज़ का हिस्सा वो बन जाती है। अगर मान लो वाटर बेस्ड होता तो हम पानी पीते, जैसे नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं, हमारी किडनी फिल्टर आउट करके बाहर कर देती है। ये नॉर्मल सॉल्ट नहीं है मर्क्यूरी, अगर ये सॉल्ट बनाता तो किडनी बाहर कर देती है इसको। अभी क्योंकि ये फैट में आ रहा है तो लगातार ये एक्यूमुलेट होता जाएगा, ठीक है। और सर्टेन कंडीशन पे पहुंचने के बाद हमारा ब्रेन का फेलियर हो जाएगा, ब्रेन डेड हो जाएगा बंदा, ठीक है। फिर निकल, ओके, ये भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग से आ रहा है। जिंक बेस कोटिंग, बैटरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। डर्मेटाइटिस मीन्स स्किन का कोई डिजीज है, हाँ? फिर जिंक, रिफाइनरीज, ब्रास मैन्युफैक्चरिंग, मेटल प्लेटिंग, ओके, प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। क्रोमियम भी कह रहे हैं कि प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज है, नॉट इम्पॉर्टेंट देन। फिर मैग्नीज ऑब्वियसली बेंडिंग से आएगा, जहाँ पे भी आयरन आएगा वहाँ पे निकल मैग्नीज आ जाते हैं ना, तो ये हो गया। फिर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज, ओके। फिर लेड, बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम, कोल वगैरह, ठीक है। ये भी लेड का भी एकदम सेम है,
जैसे कि मर्क्यूरी के साथ है कि ये भी हमारे इसमें आ जाता है। ये दोनों हैवी मेटल है, लेड भी और मर्क्यूरी भी। ठीक, एयर में होती है। हाँ लेड नहीं, लेड एयर में एक्चुअली होती तो नहीं थी, बट क्या है कि हमने कोयला इतना जलाया कि लेड एयर में होना शुरू हो गई। हम क्या है कि टेट्रा इथाइल लेड वगैरह यूज़ करते थे, इसको टीएल तेल कहते हैं। तो मतलब ब्रीथ भी करें हम इसको। नहीं, अब उस ज़माने में जब हम पेट्रोल लेडेड पेट्रोल यूज़ करते थे ना, तो हवा में ज़्यादा हो गई थी लेड, है ना। और हम फिर मतलब किसी भी रूट से अगर मतलब इनहेल कर रहे हैं उसको, तो फिर वो हमारी बॉडी टिश्यूज़ में आना शुरू हो जाती थी। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लेड, क्योंकि हमें बहुत पुराने टाइम से पता है ना, आई थिंक सिसर बोलते थे इसको संस्कृत में। तो क्या था कि लेड को इनफैक्ट ग्रीक में पता है क्या था, लोग मेडिसिन में लेड यूज़ करते थे। मेडिसिन में लेड। हाँ, उनको पता ही नहीं था कि भाई इससे और बीमार पड़ सकते हैं, है ना। वो लेड की चम्मचों को यूज़ करते थे। हाँ, ये सब यूटेंसिल्स यूज़ करते थे, उनको पता ही नहीं था कि ये एक प्रॉब्लम है। आपको पता है कि ये जो मेटल मर्क्यूरी है ना, अगर हम इतनी अगर खतरनाक चीज़ है कि हमारे ब्रेन में स्टोर होना शुरू हो सकती है, तो हम इसे थर्मोमीटर में क्यों डाल रहे हैं, उस थर्मोमीटर को मुंह में क्यों डाल रहे हैं, है ना। ये तो बड़ी अजीब चीज़ है। बट क्या है कि मेटल मर्क्यूरी इतनी प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, सिर्फ ऑर्गेनिक मर्क्यूरी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। वो अगर मुंह में चली भी गई, इवेंचुअली हो सकता है वो मतलब इंटेस्टाइन एक्चुअली उसको एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। मतलब कि मर्क्यूरी का कोई कंपाउंड बन गया ऑर्गेनिक, समझ रहे हो, Hg टाइप का कोई कंपाउंड बन गया जो ऑर्गेनिक है। जैसा होता है ना हेमोग्लोबिन, उसके बीच में आयरन है, आयरन ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया, है ना। वो चीज़ ऐसा कुछ अगर कंपाउंड बन गया तो प्रॉब्लम है। मर्क्यूरी की प्रॉब्लम क्या है, मर्क्यूरी तगड़ा डिसॉल्व करता है किसी मेटल को, उसके अंदर इतनी इम्प्योरिटीज़ होंगी ना। अक्सर ऐसा देखा गया है कि मर्क्यूरी, क्या लोग अक्सर मर्क्यूरी के साथ खेलते हैं, हाथ में लेते हैं और ये सारी चीज़ें, कुछ नहीं होगा। पर कब प्रॉब्लम होगी, जब उसके अंदर दूसरे मेटल डिसॉल्व होंगे, इंक्लूडिंग लेड डिसॉल्व हो जाता है कभी कभी, है ना। तो लोग मर्क्यूरी के साथ कांटेक्ट में आके लेड की टॉक्सिसिटी पा लेते हैं, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो मर्क्यूरी उस सेंस में खतरनाक हो जाता है कभी कभी। खैर, लेड भी लगभग वैसे ही है जैसे कि मर्क्यूरी है, ये भी फैटी टिश्यूज में जाएगा, तो ब्रेन, किडनी, है ना, इन सब का डैमेज करेगा। अनीमिया, वीकनेस, ओके, ये मेरे को नहीं पता था। तो सिम्टम्स में इंक्लूड, हाँ, मतलब आयरन की कमी, तो हो सकता है कि वो आयरन को रिप्लेस करके खुद बैठ जाता हो, काइंड ऑफ। तो सिम्टम्स में इंक्लूड एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक वगैरह, ठीक है, ओके। ये अपना बायोलॉजिकल डिजास्टर, वो सब ठीक है। अच्छा हाँ, प्रॉब्लम ऑफ फ्रॉथ। फ्रॉथ क्या होता है, अब देखो, ये चीज़ आपने अक्सर देखा होगा कि यमुना में फोम दिखाई देता है ना। वो क्या है, इसको हम कहते हैं फ्रॉथ। शैम्पू की तरह यूज कर रहे थे नहाने वाले। कौन उसमें बिहार में क्या होता है, वो छठ पूजा, जब छठ पूजा पे लोग यमुना में जाते हैं ना नहाने। हाँ, शैम्पू की तरह बालों पे लगा रहे हैं उसे। आप तो पिक्चर देखना गूगल पे, आपको मिल जाएंगी। शैम्पू साबुन मिल रहा है। विश्वास थोड़ा ज्यादा हो गया। खतरनाक है। देखो, अब ये आता कहाँ से है, फ्रॉथ, ठीक है। सबसे पहली बात, ये होता क्या है, देखो, जनरली कोई भी इस टाइप की जो बबली लेयर होती है ना, वो किस चीज़ से बनती है। बबल्स का मैकेनिज्म याद है, मैंने कहीं बताया था, क्या था बताओ। हाँ, सो वो जो एक्शन ऑफ सोप है, तो इसमें होता क्या है एक्शन ऑफ सोप में, कि जनरली, हाँ, सरफेस मतलब ये बनती कैसे है ये टेंशन, कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बहुत सारे हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं, हाइड्रोफिलिक एंड्स और हाइड्रोफोबिक एंड्स। ठीक है, जो फिलिक एंड है वो पानी के साथ आ गए, जो फोबिक एंड है उसने डर्ट को मान लो कैप्चर कर लिया, है ना, इस टाइप की चीज़ें हुई। ठीक है, इस टाइप का सिस्टम बना दिया। अब ये जो लेयर है, ये क्या है, एक लेयर बन गई। ऐसी लेयर अगर बड़ी हो जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, बबल। आप समझ रहे हैं, ये चीज़ हो गया एक बबल। अब कहने का मतलब क्या है, ये किस चीज़ से बना है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है, या ऑर्गेनिक है इन नेचर। तो यस,
ये ऑर्गेनिक है नहीं, कभी कभी सर्फेक्टेंट्स वगैरह इन सबको भी यूज़ करके हम बना लेते हैं, है ना, तो सिंथेटिक फोम हो गई, लेकिन वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है। सर्फेक्टेंट्स हैं कुछ भी हो, उसमें जो भी सॉल्ट हो, अजीब सी सॉल्ट हो, लेकिन उसमें पक्का एक साइड ये ठीक है, सॉल्ट यहाँ होगी ना, दूसरी साइड है वो हाइड्रोफोबिक एंड आपको कहीं पर मिल जाएगा, है ना। वो ये चीज़ क्या है, एक फिल्म बनाएगी। अब ये जो फिल्म है, या तो ठीक है कि अनट्रीटेड सीवेज वगैरह डाला गया है, इसलिए क्या है कि सोप वगैरह उसके अंदर है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो सोप ही लगा रहे हो जिसका वो फोम हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और जो चीज़ दूसरी चीज़ें हो सकती हैं कि अनट्रीटेड सीवेज से अगर उसमें सोप ना भी मिला हो तो भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके अंदर से कुछ कंपाउंड्स अलग हो जाएंगे, जो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक एंड वाले होंगे वो ऊपर तैर कर आ जाएंगे, वो फोमिंग कर देंगे। बाकी हमने देखा ना कि भाई स्किमर में क्या है कि कुछ चीज़ें ऊपर आ जाती हैं, कुछ चीज़ें नीचे आ जाती हैं, ये ऐसा कुछ हो रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है, वो सीवेज का ही एक हिस्सा था जो कि फोमिंग हो गई जिसकी, समझ रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, या तो अनट्रीटेड सीवेज है, वो नेचुरल डिसॉल्व हो गया। देखो ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका इवेंचुअली, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि अगर ऑयल उसका एक एंड अगर ऑयली है, इट मीन्स ये ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका डिकम्पोजिशन होना ज़रूरी है। ये हद से ज़्यादा इसमें ऑर्गेनिक मैटर है, खुद से नहीं होगा। नहीं खुद से नहीं होगा, हद से ज़्यादा जब ऑर्गेनिक मैटर हो जाता है ना, तो ऑर्गेनिक मैटर इतना हो जाता है कि उसमें इतना सारा ऑर्गेनिक मैटर है कि छनकर जो इस टाइप के कंपाउंड्स हैं वो ऊपर आ गए। अब ये जो सीवेज है ना, जो यमुना सीवेज हो गई है, इसमें पूरी डेप्थ में आप जाओगे ना, लेयरिंग मिलेगी, नीचे अलग टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ अलग टाइप का, यहाँ अलग टाइप का, ये अलग टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ऊपर आ गया टॉप पर, उस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फॉर्मिंग कर रहे हैं। रिसेंटली में ज़्यादा हुआ है। हाँ, तो मतलब रिसेंट ईयर्स में और ज़्यादा वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड पहुँच गए हैं, समझ रहे हैं। तो कहाँ से आ रहा है ये अनट्रीटेड सीवेज, it precipitates frothing during the period when the reverse flow is lean, it is not able to wash off its detritus, ठीक है। detritus क्या होता है, वही जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको और ज़्यादा हम डिकम्पोज नहीं कर पा रहे होते हैं, वो वाला है ना। फिर या एक्चुअली डिकम्पोज नहीं कर पा रहे होते, जो detritus फूड चेन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, मतलब क्या कि ऑर्गेनिक वेस्ट, detritus मीन्स ऑर्गेनिक वेस्ट कुल मिलाकर, राइट। फिर पोल्यूशन बाय पेपर मिल या शुगर मिल, यहाँ से भी कई सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं जो इस टाइप की फ्रॉथिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर लोअर फ्लो, अगर ज़्यादा फ्लो होता तो फिर इतनी ज़्यादा ये कंपाउंड एक्यूमुलेट ही नहीं हो पाते जितने की, जिससे कि फ्रॉथिंग हो जाती है ना, डाइल्यूट हो जाता। फिर ऐसा है ना कि भाई अगर आप वो सर्फ वाला भी वो लो, है ना, उसमें खूब सारा एयर डालोगे, बबल्स बन जाएंगे, उसमें आप लगातार पानी डालते जाओ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना डाइल्यूशन अपने आप आ जाएगा कि आप उसमें हवा डालो और वो बबल्स नहीं बनाएंगे, है ना। फिर अकॉर्डिंग टू एनजीटी कमिटी रिपोर्ट की 22 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ यमुना, अच्छा हाँ ये तो ठीक है, ये आप कहीं पे भी लिख कर डाल सकते हैं कि ये 22 किलोमीटर की स्ट्रेच है ना यमुना की, टोटल लेंथ का खाली 2% है और 75% पॉल्यूशन यहाँ से आता है। साहिबी नदी ही तो नजफगढ़ ड्रेन है। नहीं, हमारे उसके पीछे है जहाँ पे मैं रेंट पर रहता हूँ। हाँ, तो नजफगढ़ ड्रेन है। नहीं, बट साहिबी नदी दिखाता है गूगल मैप्स में। लो आजकल दिखा रहा है, हम जैसे लोगों ने ना इतनी बार गूगल वो पिंच करा कि भाई ये नजफगढ़ ड्रेन नहीं है। अब मैं आपको 10 साल पुराने जितने भी एटलस के मैप वगैरह दिल्ली के दिखाऊंगा, सब में नजफगढ़ ड्रेन लिखा हुआ वहाँ पे। वो उसको ट्रेस किया था, वो कहीं जो अरावली के हिल्स है ना, राजस्थान वहीं से आती है। वहाँ से हाँ। start हुई। नहीं, पुराने टाइम में भी साहिबी थी, मतलब जो राजस्थान से पुराने start बुड्ढों से हुई। पूछोगे ना वो बोलोगे ये साहिबी नदी है, फिर बाद में उसको नजफगढ़ ड्रेन बना दिया गया। इतना pollution। नदी लायक बची नदी लायक नहीं बची। राजस्थान से निकल के दिल्ली तक आती है। हाँ, और कहाँ पे बर्बाद हो चुकी होती है, एक्चुअली हरियाणा में गुजरते हुए बर्बाद हो चुकी होती है। वो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में जितना भी फर्टिलाइजर डालते हैं पानी के साथ वॉश ऑफ होकर इसमें आ जाता है। ये नदी सफ़ेद बचती नहीं है, हरी हो चुकी होती है, ठीक है। इसमें यूट्रोफिकेशन पहले हो चुका होता है। नजफगढ़ में आने के बाद इसके अंदर सीवेज और आता है, फिर ये काली हो जाती है ना। तो कभी मान लो इसका सफ़ेद पानी होगा, फिर हरा और फिर काला,
और फिर सफ़ेद हो जाता है, यमुना को और जैसे उसके अंदर फ्रॉक आती है। मुझे लग रहा क्लीन नहीं नहीं, क्लीन तो नहीं होती वो, फिर वो यमुना में भी आगे जाकर ब्राउन हो जाती होगी, लेकिन वाइट तो नहीं होती होगी। यमुना को और काला कर देती है। हैं? यमुना को और काला कर देती है। ठीक है, ये सब हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और स्टडी थी, ये किसी टाइम पे मैंने बीच में एक बार न्यूज़ में आई थी तो नोट कर ली थी, क्या कि आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स ये कह रहे हैं कि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स बहुत मिल रहे हैं हमें यमुना में, विच मीन्स लोग ओवरडोजिंग कर रहे हैं। या तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो लोग ओवरडोजिंग कर रहे हैं मेडिसिन की, ओरल फीकल रूट से चली गई, ठीक है, तो पानी में मिल रही है, या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दिल्ली की बहुत ज़्यादा डंपिंग कर रहे हैं अपने सीवेज में। जैसे लोग फ्लश कर देते हैं, ठीक है, जाने के बाद जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो सीधे सीवेज में, डोमेस्टिक सीवेज में छोड़ दे रही है ट्रीट नहीं करना। अपना वेस्ट। हाँ, क्यों ट्रीट करना, महंगा पड़ता है, तो उन्होंने क्या करा कि म्यूनसिपल उसमें छोड़ दिया वाटर बोर्ड नहीं करता उसमें। है। मतलब देखो, बहुत आसानी है सारा चीज़ें पता लगाना। करना क्या है कि मॉनिटरिंग सिस्टम एक छोटा सा करना है, क्या कि हर मोहल्ले में जहाँ पे सारा सीवेज मिलता है वहाँ पे जाकर टेस्टिंग कर लो कि इस सीवेज के अंदर क्या क्या है, और ये देख लो क्या ये डोमेस्टिक वेस्ट से इतना आ सकता है। अगर नहीं आ सकता तो गलियों में कोई इंडस्ट्री चल रही है, पता लग गया। बट इसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, समझ रहे हो, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है ये सब करना। मैं कह रहा हूँ कि ये जो DTU, NSIT और IIT के जितने बच्चे हैं सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर वाले, उनको स्टाइपेंड दो, देखो वो पता लगा लेंगे दिल्ली में कहाँ क्या है। हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, प्रैक्टिकल है। हाँ, प्रैक्टिकल हो जाएगा। चलो ठीक है, ये हो गया। अच्छा हाँ, तो मिला क्या है यहाँ पे, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल की हाईएस्ट कंसंट्रेशन मिली है सीवेज में। अब लोग तो खाते कैंडी की हैं। तरह जाते हैं सर। हाँ, कैंडी की तरह। कैंडी खा रहे हैं, ऐसे खाते हैं। हमारे एक लड़का था ग्राफिक डिजाइनर के साथ, वो कैंडी की तरह खा रहा था ये पैरासीटामोल, क्योंकि उसके बॉडी में पेन होता था। फिर एक दिन क्या हुआ, इतना भयानक दर्द हुआ, और वहाँ जब वो हॉस्पिटल पहुँचा तो पता लगा अपेंडिक्स फट गई। वाह। और अपेंडिक्स का दर्द था जिसको वो इससे दबा रहा था, पैरासीटामोल से। जब मैं 7 साल का था तो मेरा ऑपरेशन हुआ था उसका। तो निकाली गई होगी ना। स्टोन था उसमें। हाँ, तो वो hide हुआ था। वो काम की ऑर्गन नहीं है ना। है? हाँ, काम की नहीं, सच में। हाँ काम की नहीं। ठीक है, बस और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, ये देखो हमने जो टेबल बना ली थी ये काफ़ी है, लेकिन फिर भी आर्सेनिक कंटेमिनेशन, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन दिख रहा है ना यहाँ पे, आप एक बार पढ़ लेना ये, है ना, पेज नंबर 109 में है। फिर यूरेनियम कंटेमिनेशन एक जगह दिखे हुए है। तो सर वो बच गए जो शॉट। हाँ, पूछिएगा, वर्क फ्रॉम होम पर है अभी। ठीक है, चलो अब हम वापस आ जाते हैं कहाँ पे, एयर पोल्यूशन पे। ठीक है, जहाँ से हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जितना भी हमारा होता है 2 लेवल पर होता है। इसमें आ रहा है लिख के। हाँ, ये सारी चीज़ थोड़ी सी नीचे रखनी पड़ेगी। मैं खाली यहाँ से, तो दिख रहा है। हाँ, इसके नीचे नीचे रखना है मेरे को। हाँ हाँ, क्योंकि लाइट जो है ना ये ऊपर से आ रही है, सामने से आनी चाहिए थी। बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया ये लाइट, सामने से होनी चाहिए थी। और ये ट्यूबलाइट है ना वो वहाँ ना ऊपर थोड़ा सा हो जाए। हाँ,
एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन दो टाइप का होता है हमारे लिए, हम लेवल्स की बात कर रहे हैं। एक तो ट्रोपोस्फेरिक, जो भी हम जनरली करते हैं मेजर, और एक स्ट्रेटोस्फेरिक, जो कि जिससे हम जनरली लीस्ट कंसर्न होते हैं, लेकिन सिर्फ एक पोल्यूशन है, कौन सा, स्ट्रेटोस्फेयर का, ओजोन वाला, ओजोन डिप्लीशन। और इसका भी सोर्स है, ऊपर जाकर हमने नहीं करा, ये हम यहीं से कुछ छोड़ देते हैं, सेफ से छोड़ रहे थे, जिसकी वजह से ये हो रहा था। और अब क्या है कि ये कंट्रोल हो गया, तो हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात ही करना बंद कर दिया अब तो हमने। ठीक है, तो हमारे लिए जो मेन मुद्दा है वो क्या है, ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन। ठीक है, और ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन बहुत सारे टाइप के हैं हमारे। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम सबसे ज़्यादा चीज़ क्या इस को दे रहे हैं, एयर को सबसे ज़्यादा हम क्या बर्न कर रहे हैं, कार्बन। है ना। तो उससे हो क्या रहा है, CO2 और कार्बन के दूसरे ऑक्साइड्स, इनकम्प्लीट बर्निंग वाले, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, एक ये थ्री वाला भी कुछ होता है क्या उसमें? ना, बस यही होता है ना, इधर नहीं होगा। फिर क्योंकि कोल की बर्निंग हो रही है, तो सल्फर के भी ऑक्साइड उससे आते हैं, क्योंकि आपको पता होगा मैक्रोन्यूट्रिएंट है सल्फर, है ना। और ये जो फॉसल फ्यूल्स बने हैं, ये फॉसलाइज्ड हैं। ठीक है, कि ऑर्गेनिक मैटर फॉसलाइज्ड हो गया। एंड व्हाट इज फॉसल, मतलब किसी भी चीज़ का फॉसलाइज्ड हो जाने का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग चेन नहीं, एब्रप्ट क्या कहते हैं उसका, दब जाना किसी भी चीज़ का मिट्टी में, उससे होगा क्या, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर एकदम से मिलेगा इन एन ऑक्सीजन डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो होगा क्या कि बहुत आसानी से उसका जो डीकम्पोजिशन है, वो जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा, डीकम्पोज वो चीज़ ना हो कि वहीं की वहीं दब जाएगी। ठीक है, और खाली हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से जो कंपाउंड्स हैं उसके, वो अलग हो जाएंगे, है ना। जितना डीकम्पोजिशन होगा, हल्का फुल्का डीकम्पोजिशन होगा, उससे होगा कि मीथेन अलग हो जाएगी, बाकी जितना भी कार्बन मैटर हो वहीं वहीं दबा रह जाएगा, वो जल नहीं पाएगा, है ना। तो उसका कार्बोनिफिकेशन हो जाएगा इस तरीके से। तो ऐसा कुछ होता है। तो अब क्या है कि यहाँ पे इस जो फॉसल का जो कंपाउंड, मतलब फॉसलाइज कोई चीज़ हो गई, उसमें सल्फर तो ट्रैप हो ही गया था, तो उससे होगा क्या कि सल्फर के कुछ ऑक्साइड्स SO2 और SO3 बन जाएंगे। इसके अलावा नाइट्रोजन होता है। ठीक है, अब यस, नाइट्रोजन पॉल्यूशन नहीं है, N2O, NO2, N2O5, एक्चुअली NOx लिख देना चाहिए हमें। ठीक है, नाइट्रोजन में इतने ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो उसके बहुत सारे होते हैं, और ये जनरली, जैसे इसका तो कॉज आपको साफ साफ पता है कि फॉसल फ्यूल्स हैं। ठीक है, इसका भी पता है कि इसी चीज़ से हो रहा है, फॉसल फ्यूल्स। और कई केसेस में फॉसल फ्यूल्स भी नहीं, जो हमारे जो फॉरेस्ट फायर्स वगैरह ये सारी चीज़ें, इनसे काफ़ी कुछ निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकम्प्लीट बर्निंग चाहिए ना आपको, ये जो चीज़ें हैं, ये ज़रूरी नहीं कि फॉसल फ्यूल से ही हो, वाइल्ड फायर्स वगैरह ये बहुत रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। वोल्केनोज से बहुत होता है, वोल्केनोज से तो इतना सल्फर निकलता है कि कभी कभी सल्फर प्योर आपको मिल जाता है वहाँ पर, वाइट, येलो वोल्केनोज के पास नीचे से निकल रहा होता है गरम गरम। ठीक है, इनफैक्ट हॉट स्प्रिंग से अक्सर सल्फर निकल रहा होता है। यस, पानी निकलता है, जैसे कहते हैं ना कि गंधक वाला पानी है, सुना है ये शब्द, गंधक। गंधक मीन्स सल्फर, गंधक पोटेशियम को खरीद लेते हैं। वो गंदू हाँ, नहीं, सोडियम, सॉरी, सोडियम। अच्छा, शायद वो तो सल्फर है। गंधक मीन्स सल्फर, गूगल तो ये कह रहा है गंधक इन इंग्लिश सल्फर बोल रहा है। अच्छा, कुछ खाने की चीज़ें तो जनरली क्या है कि नीचे से है, नहीं बारूद बन से है। नहीं, ये तो आप ऐसा कर दोगे जैसा ग्रीक ने करा था कि लैंड की स्पून से खा रहे हैं। हवन सामग्री होती है। हाँ, वो अक्सर ऐसा कर देते थे लोग, है ना, सल्फर जला देते थे। और पीला वो, पीला जो होता है वो। हाँ, और वो पता नहीं क्यों सल्फर डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे थे, मतलब, है ना। बट क्या है कि ऊपर कहीं मिलता है जहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, वहाँ पे गर्म पानी आ रहा है नीचे से सल्फर के साथ। ठीक है, तो
गंद तो अच्छी है बट क्या नहाने में बड़ा मजा आ रहा है, गरम गरम पानी हॉट स्प्रिंग है ना, तो उसको अच्छा मान लिया गया किसी वजह से। नहीं, जब तक ये H2S SO2 टाइप की चीज़ें नहीं बन जाएगा तब तक नहीं आएगी। ऑक्साइड या हाइड्रोजन के मतलब नहीं, सल्फ्यूरिक नहीं, इनसे आएगी, ऐसे ऑक्साइड वगैरह ऐसे कंपाउंड्स में आएगी। ठीक है, इसकी भी स्मेल होगी सल्फर की खुद की, है ना, लेकिन वो उतनी मतलब कोई बेकार स्मेल नहीं होती वो। ठीक है, चलो अब नाइट्रोजन के ये तो ठीक है बर्निंग से आ रहे हैं, ये भी बर्निंग से आ रही है, लेकिन बड़ा ही क्या कहते हैं इसको, क्या बोलेंगे कि अनएक्सपेक्टेड सोर्स है इसका। ये किस टाइप की बर्निंग से आ रही है आपको पता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स नाइट्रोजन साइकिल लाइटनिंग से लाइटनिंग से आ रही है, हाँ वही है ना, और कोई तरीका? नीचे से नाइट्रोजन का जल रहा है। हाँ, हमने भी कुछ करा है, हमने, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने कुछ ना करा हो? अब ये क्या है कि जो हमारे फ्यूल्स हैं उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट बहुत कम होता है, एक्चुअली ना मात्र होता है या ना के बराबर होता है। उसके बावजूद यहाँ से इंजन के एग्जॉस्ट है, वहां से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, ऐसा कैसे? एटमॉस्फेरिक तो नहीं पकड़ लेते? बिल्कुल भाई, फ्यूल चलेगा कैसे? फ्यूल को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? एटमॉस्फेयर। बताओ कहाँ से आ रही है, सोचो। हाँ, ये इसको हम कुछ कहते हैं, एक इस डिवाइस को जो कि एयर की मिक्सिंग करवाता है। नहीं, वो तो रेडिएशन करता है हीट का। कार्बोनेटर, कार्बोरेटर बोलते हैं, कार्बोरेटर जो भी है, कार्बोरेटर कार्बोरेटर होता है ना, वो जिसमें लोग कहते हैं भाई कचरा वचरा लग गया और इंजन नहीं चालू हो पा रहा है ना। तो इसका काम क्या होता है? ये एक सिंपल वो मतलब एक सिंपल ना बर्नौली प्रिंसिपल मैंने बताया था ना आपको, है ना, उस टाइप का मैकेनिज्म होता है कि यहाँ से ऑयल की टंकी से एक पाइप आ रहा है, ठीक है, और होगा क्या कि यहाँ से जो इंजन है वो जब एग्जॉस्ट एक साइड से छोड़ देता है, मैंने आपको इंजन का चलने का तरीका बताया था कि एक पिस्टन होती है ना, और वो इससे अटैच्ड होती है, ठीक है, आगे पीछे जाती है तो पिस्टन ऊपर नीचे जाती है ना, और यहाँ पर क्या होता है, एक स्पार्क प्लग होता है, यहाँ पे इनलेट वाल्व्स होते हैं, यहाँ पे आउटलेट वाल्व्स होते हैं। फ्यूल्स के फ्यूल इनलेट से आएगा, आउटलेट पे एग्जॉस्ट। तो जब भी इसने ये कर दिया तो ये कुछ खींचेगा, है ना, जब ये पीछे जाएगा खींचेगा, मतलब इतने प्रेशर से कोई चीज़ अंदर खींची जा रही है, जब ये खींची जाएगी और ये कहाँ से आ रहा है, ये ऐसी चीज़ है ये, ठीक है, कार्बोरेटर के थ्रू होगा। इस ऑब्जेक्ट को हम कार्बोरेटर बोल रहे हैं, ठीक है। होगा क्या कि यहाँ से जब इसने खींचा, इसने क्या खींचा, यहाँ पे एक छोटा सा ओरिफिस है, जब यहाँ पे खूब सारी चीज़ खींची जाएगी तो एक्चुअली खींच क्या रहा है, एक्चुअली खींच तो ये एयर रहा है, ठीक है। बस जब एयर को हम बहुत छोटे से इलाके से पास करवाएंगे तो इसके बीच में प्रेशर क्या हो जाएगा, मेरे को बताओ, बढ़ेगा या घटेगा? याद करो, लो हो जाता है। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर लो हो जाता है, याद है, बर्नौली प्रिंसिपल करी थी। तो प्रेशर यहाँ पे बहुत लो हो जाता है तो ये ऊपर आता है। इसका ना बहुत तगड़ा यूज़ करते हैं लोग, क्या कि एक स्ट्रॉ लेते हैं, ठीक है, और वो क्या कहते हैं, एक छोटा सा ओरिफिस करते हैं बॉटल के अंदर और यूँ फूंक मारते हैं तो स्प्रे निकलती है। स्प्रे का मैकेनिज्म भी यही होता है, ठीक है, स्प्रे का मैकेनिज्म है। तो होता क्या है कि यहाँ से ऊपर सकेन होता है, मिलने क्या है कि इंजन कर क्या रहा है, मतलब एयर सकेन कर रहा है, उसमें हो कह रहा है कि यहाँ पे ऑयल का स्प्रे भी साथ में सकेन हो जा रहा है और बहुत ही वेल मिक्स्ड ऑयल एंड एयर अंदर जा रही है। ऑयल जब अंदर जा रहा है वेल मिक्स्ड, पूरा पीछे चला गया पिस्टन, फिर उसको कंप्रेस करा गया। फर्स्ट स्ट्रोक व्हेन ये पीछे जाता है, ये हो गया फर्स्ट स्ट्रोक। सेकेंड स्ट्रोक जब कंप्रेस होता है, इसको कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है, ये सेकेंड स्ट्रोक है। सब कुछ कंप्रेस हो गया, क्या कंप्रेस हुआ, एयर एंड ऑयल कंप्रेस हो गया, टेम्परेचर हाई हो गया, एग्जैक्टली उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पार्क प्लग चल जाएगा, ठीक है। और फिर ये इंजन स्ट्रोक होता है कि इंजन ने अब पावर दी, इसको इंजन स्ट्रोक नहीं बल्कि पावर स्ट्रोक बोलते हैं। स्पार्क प्लग चलता रहता है, हाँ, स्पार्क देता है, नहीं वो मतलब ये स्पार्क करेगा, ठीक है, जब भी ये बहुत कंप्रेस हो गया स्पार्क करेगा, पावर मिलेगी हमें, और फिर लास्ट स्ट्रोक आता है जिसको हम कहते हैं एग्जॉस्ट, ठीक है। जब ये वापस ऊपर जाएगा तो इस बार ये वाली चीज़ें खुलेंगी, ठीक है, ये खुला और सारी चीज़ें चली गई, फिर ये वापस जब नीचे आएगा, इस बार ये वापस इंजेक्शन होगा।
है? क्योंकि शायद एयर कंडक्टर बन जाती है। नहीं, हमने उसको टाइम करा रखा है ना, इसको कहते हैं वो क्रैंक शाफ्ट की मदद से हम ये सारी टाइमिंग करते हैं। क्रैंक शाफ्ट क्या होता है? एक ऐसा शाफ्ट, ये नॉर्मल शाफ्ट हो गया, क्रैंक शाफ्ट होता है इस टाइप का शाफ्ट, इस टाइप का शाफ्ट। जब ये शाफ्ट घूमता है ना ऐसे करके, तो पहले कोई चीज़ ऊपर हो जाती है, फिर कोई चीज़ नीचे हो जाती है, इस तरीके से घूमता है। हाँ, ऐसे होता है, आधे नीचे जाते हैं, वो सब कैसे? क्रैंक शाफ्ट की मदद से जाते हैं, है ना। तो नीचे एक क्रैंक शाफ्ट इसके लिए लगा होता है, ऊपर एक क्रैंक शाफ्ट इसके लिए लगा होता है, ठीक है। इसको कहते हैं क्रैंकिंग, कि कोई चीज़ ऊपर है कोई चीज़ नीचे, तो ऐसे जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है इंजन। तो ये जो सिस्टम है यहाँ पे हो क्या रहा है, एयर अंदर जा रही है, और एयर क्या अंदर जा रही है, अंदर क्या मिल गया? ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, प्लस फ्यूल। जब ये जलेगा और बहुत हाई टेम्परेचर जाएगा तो ये भी ब्रेक हो जाएगा और ये भी ब्रेक हो जाएगा। और जब ये वापस ठंडा होगा, जब पावर स्ट्रोक मिलेगी, ये ठंडा होगा और एग्जॉस्ट की तरफ जा रहे होंगे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो अलग अलग हुए थे हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स, है ना, ये वापस मर्ज करेंगे और इस बार अपना पार्टनर ठीक से ढूंढ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कुछ ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ पार्टनरशिप कर लेंगे और इस तरीके से हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए हाँ जी, नहीं मतलब ठीक ठाक, हाँ ट्रेस तो नहीं बोलेंगे, मतलब ठीक ठाक अमाउंट में हमें नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हम कुछ कर ही नहीं सकते इसका, है ना। और ये फिर मतलब ऑब्वियसली फिर ये आगे क्या करेगा कि भाई मतलब इसे हम देखेंगे कि रेड हेज बना दिया या एसिड रेन कर दी, है। ओजोन डिप्लेशन में भी साइकिल, हाँ उसमें भी कभी कभी साइकिल में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके साथ। तो बस यही है। तो हमारे क्या क्या है ऑक्साइड, दो हमने लिखा क्या है कि एयर पोल्यूटेंट्स हमारे कौन से हैं? ऑक्साइड जो सल्फर है, ठीक है। ये सिंपल है, फॉसिल फ्यूल वगैरह की मदद से चले आएंगे। और ये क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं? क्रिएशन ऑफ एसिड रेन, है ना। और इम्पैक्ट इनका क्या क्या है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इरिटेंट है, ये जलाने की इनकी कोशिश होती है। जलाने की कैसी कोशिश होती है? अगर ये किसी के साथ मान लो स्किन के साथ हमारे कांटेक्ट में आ गया, आँख के साथ कांटेक्ट में आ गया, ये क्या करेगा? सोचो कैसे, ऐसा क्या रिएक्शन चल रहा है? आँख है नम, है ना, क्योंकि मतलब क्यों होता है? क्योंकि वो लुब्रिकेशन का काम करता है ना, ताकि हमारे आईलेट बार बार क्लोज हो रही है, ठीक है, खराब हो जाएंगे ऐसे। तो इसलिए हमेशा यहाँ पे एक फ्लूइड की लेयर रहती है आँखों में। तो होगा क्या कि ये जो पानी है ये सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा बताओ? यस, H2 यहाँ से ले लिया, S यहाँ से ले लिया, और O कितने बचे? H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। अगर SO3 का ले लिया तो H2SO4 बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। समझ रहे हैं? तो क्या हुआ कि ये दिस गैस बाय इटसेल्फ इज एसिडिक इन नेचर। ये पानी के कांटेक्ट में आई और एसिड बन गई। यस यस, वो जलाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा अगर जैसे सर्दियों में कभी कभी आंखें वो होने शुरू हो जाती हैं, वो क्या हो रहा है? वो ये जो हमारा ये चीज़ है, इनफैक्ट खाली ये चीज़ नहीं, ये भी, ठीक है, नाइट्रोजन भी एसिड बनाता है, नाइट्रिक एसिड वगैरह, नाइट्रस एसिड, कई सब टाइप के एसिड्स बनते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ पानी के कांटेक्ट में आएगी, वो या तो एसिड रेन करेगी, अगर एटमॉस्फेयर में कांटेक्ट में आ गई, ठीक है, एटमॉस्फेयर में कांटेक्ट आ गई, एसिड रेन हो गए, बेस्ट रिजल्ट है। क्यों? अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, लंग के अंदर जाएगा, लंग इरिटेशन होगा, आँखों में जाएगा, आइज़ का इरिटेशन होगा, हर चीज़ जहाँ पे कांटेक्ट आया, हमारे स्किन के साथ आएगा, स्किन में इरिटेशन होगा। स्किन भी तो पानी की बनी है, आप समझ रहे हो? हर जगह का इरिटेशन होगा। हाँ, आप डाइल्यूट कर रहे हो उसको, बेहतर है, लगातार डाइल्यूट करते रहो। क्यों? आपकी बॉडी का पानी खत्म कर दे ये एसिड, इससे बढ़िया आप ही पानी देते रहो। हाँ देखो, इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने सबसे पहले लिखा है। मैंने क्या सबसे पहले लिखा है? मैं तो 11वीं क्लास के NCERT से लिखा है सारा, उन्होंने सबसे पहले लिखा है। समझ रहे हो?
तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर करेगा, अंदर जाएगा, अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बाहर जाएगा, आंखों में जाएगा, आंखों में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्लांट्स हैं उनमें स्टिफनेस ऑफ फ्लावर, बर्ड्स वगैरह वगैरह कुछ भी है ना, जहाँ पे जाएगा, जिस स्किन पे जाएगा वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है। फिर इम्पैक्ट ऑन मटेरियल ऑब्जेक्ट भी है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एसिड रेन वगैरह करता है ना, करोड करता है सरफेस को, राइट। हाँ, वो तो एक एग्जांपल है, पर इसका मतलब ये थोड़ी वो इकलौता एग्जांपल है। आप अपने छत पे जाओ, ठीक है, वहाँ पे अगर आपने सीमेंटेड रखी है, मार्बल रखा है, छत पे पत्थर रखा है, वो धीरे धीरे करोड होता है। और क्या, छत पे ही क्यों करोड होता है, नीचे क्यों नहीं होता? वहाँ पे चलो एक चीज़ और एडिशनल है, क्योंकि सन का भी इम्पैक्ट है ना, बट फिर भी अगर आपने चीज़ें चौमासा अगर उसको शेड में भी रखा है ना, वहाँ पे कोरोजन ज़्यादा होगा, जहाँ पे भी ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है इस एसिड का। ठीक है, तो ये खाली वहाँ पर नहीं हो रही है, वेदरिंग हर जगह हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इनफैक्ट पता है क्या कि ये देखा गया है कि जो कार्बन की कंसंट्रेशन है वो लगातार कम होती चली गई जब जब हिमालय ऊपर आए, क्यों, नया रॉक एक्सपोज हुआ। ठीक है, तो वो रॉक की जो सरफेस है वो मतलब जितना ये कार्बन है ना, ये भी तो एसिड बनाता है। ये कौन सा बनाता है? इसके एसिड को क्या बोलते हैं? यस, ये तो सर कोल्ड ड्रिंक में भी होता है। हाँ, तो ज़्यादा नहीं होगा ना? हाँ, ज़्यादा नहीं है, प्लस हम डाइल्यूटेड फॉर्म में ले रहे हैं, पर है, करोड कर रहा है वो। ठीक है, नॉट एट ऑल गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, जनरली नहीं करना चाहिए कंज्यूम, बट ठीक है, कोई बात, हम कर रहे हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये जो एसिड है ये भी अपने आप में कर क्या रहा है, ये रॉक के साथ जाएगा। ठीक है, जैसे कैल्शियम नया आया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, आप समझ रहे हैं? तो रॉक जैसे जैसे नया एक्सपोज हुआ उसको डाइल्यूट करना शुरू कर दिया। ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वेदरिंग का कभी कभी पहला स्टेप ही होता है कार्बोनेशन। ठीक है, जब आपका ज्योग्राफी होगा आपको मतलब ये हम पढ़ेंगे, कार्बोनेशन एक पहला स्टेप होता है वेदरिंग का। यस, इसलिए अभी तक क्या था कि आइस एज की तरफ जा रही थी दुनिया, लेकिन अब क्या है कि हमने पूरे साइकिल को कर दिया रिवर्स। ठीक है, हमने इतना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, मतलब अनचार्टेड टेरिटरीज एकदम। 2 सेंटीमीटर ऊपर आता है। हाँ, ऐसे कुछ है। इतनी बड़ी एरिया में 3 सेंटीमीटर। और प्लस क्या है, अभी तक इक्विलिब्रियम में था सब कुछ। ठीक है, हमने इक्विलिब्रियम बहुत तेज से डिस्टर्ब करा। चलो, फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जनरली नेचुरली कैसे बनता है? एक ही तरीका है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का नेचुरली बनने का, और वो है, ये कैसे बन रहा है, ऑक्सीजन टूट रहा है, नाइट्रोजन टूट रहा है, और फिर जब वो वापस कंबाइंड हो रहा है वो किसी के साथ भी हो जा रहे हैं। ऐसा नेचुरली सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, वो लाइटनिंग, फॉरेस्ट फायर, रेयर इवेंट जब भी रहे होंगे नेचुरली, बहुत रेयर इवेंट रहे होंगे। ठीक है, उसमें भी बन सकते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, लेकिन अदरवाइज एक लौता तरीका है कि लाइटनिंग हो। ठीक है, कि आपको कभी कभी ब्लू कलर में दिखती है, कभी कभी पिंक कलर में दिखती है, या ब्लू या पिंक के किसी शेड में दिखती है। एक नाइट्रोजन का कलर है, ऑक्सीजन का कलर है। वाइट भी तो हाँ, मतलब वाइट तो इसलिए क्योंकि जब हद से ज़्यादा किसी चीज़ का टेम्परेचर हो जाता है तो वाइट होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन बताया था ना मैंने, है ना? क्या बताया था, याद है? कि कोई भी चीज़ इस तरीके से रेडिएशन देती है। ठीक है, उसको आपने गर्म कर दिया तो और ज़्यादा देगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो यूवी है, एक्सरे, यूवी रे काइंड ऑफ, और यहाँ पर क्या है, ये रेडियो है। किसी भी चीज़ को आप गर्म करेंगे, हमारी स्किन है, एक नॉर्मल गर्मी है इसमें, कुछ गर्मी तो है ना? इसकी वजह से क्या बन रहा होगा कि हमारा जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन बन रहा होगा वो इस टाइप का कुछ बन रहा होगा। ठीक है, तो हम हो सकता है हम इंफ्रा में देते हैं ज़्यादा। यस, हर बॉडी देती है। ठीक है, इसको गर्म कर दो, इतना गर्म कर दो कि ये हाँ कि वाइट होना शुरू हो जाए। हाँ, नहीं वो 3rd डिग्री नहीं होंगे। तो वो मतलब वो गुजर जाने के काफ़ी बाद की चीज़ है। ठीक है, तो जैसे कोई मेटल सर्फेस ले लेते हैं, उसको जब हमने बर्न करा तो पहले वो रेड होगा। ठीक है, फिर एक और हमने और ज़्यादा गर्म कर दिया, माने नहीं, तो कुछ और होगा, मतलब ऑरेंजिश टाइप का, और फिर ऑरेंजिश और येलो के बाद क्या होगा, इवेंचुअली वाइट हो जाएगा। वाइट क्यों होगा कि अब वो ब्लू से लेकर रेड तक सारे रंग दे रहा है, मतलब वाइटिश हो जाएगा।
आयरन को बहुत ज़्यादा गर्म करो वो वाइटिश दिखेगा। तो रेडी देखना है। हाँ, इतना गर्म हम कर नहीं पाते ना। आपने क्या ज़्यादा वाइट दिख रहा है ऐसी चीज़। है? इसलिए सन वाइट दिख रहा है। हाँ, इसलिए सन वाइट दिखता है। टंगस्टन तो वाइट हो जाता है। ऐसा है, आपने ना लोहा ऐसा टंगस्टन भी वाइट होता नहीं देखा, ये खाली यूट्यूब पे देखा होगा। मेरे को नहीं लगता आपने टंगस्टन देखा होगा, क्या होगा सर? सिर्फ और सिर्फ फिलामेंट में देखा होगा बल्ब के, और उसमें बहुत ज़्यादा करंट पास हो जाता है तो वाइट हो जाता है। आपने कहा था क्या बल्ब में ही देखा है मैंने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम ज़्यादा आयरन यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पैसा। वो ठीक है, हमें सब कुछ टिकाऊ बनाना है, लेकिन कम से कम लागत में। ज़्यादा से ज़्यादा बचत करनी है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बचत करनी है। तभी तो पुल गिर जाता है तो अरे नहीं, वो तो अलग ही चीज़ है ना। हम क्या करने की कोशिश करते हैं, देखो सिविल इंजीनियरिंग का जितना भी डिज़ाइन होता है उसमें एक प्रिंसिपल फॉलो करा जाता है, वो है 95% रूल। ठीक है, 95% मतलब कि हम उसके जीवन में जो भी वेट उस पुल पे मान लो आने वाला है वो सबको कैलकुलेट करते हैं, हैवीएस्ट। ठीक है, उसको फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.5। ठीक है, कि कोई बेवकूफ़ है उसने जो हाईएस्ट पॉसिबल था उस पर आना, उसके भी 1.5 गुना का वेट डाल दिया। ठीक है, उस वेट के लिए हम डिज़ाइन करेंगे कि ये वेट जब भी आए, है ना, तो 95% ऑफ द टाइम ये सिक्योर रहे। ठीक है, हम ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि नॉर्मल कैसे गए हैं, अब जैसे इंडस्ट्रियल वो है उसमें, और ये 1.5 है डोमेस्टिक के लिए। जब इंडस्ट्रियल की बात होती है हम मानकर चलते हैं इंडस्ट्रियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम और ज़्यादा लेना है, कभी कभी 3 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। अगर कोई वजन आ सकता है किसी चीज़ पे, ये अगर बिल्डिंग बना रहे हैं, हम 3 गुना ज़्यादा अज्यूम करेंगे। जनरेटर का वजन अगर इतना आना था इस जगह पे, हम अज्यूम करेंगे 3 गुना ज़्यादा है जनरेटर का वजन, और फिर हम डिज़ाइन करेंगे 3 गुना ज़्यादा पे भी 95% ऑफ टाइम वो ठीक रहे। ठीक है, अब कितना रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत होगी, अब कितने सरिये लगेंगे, कंक्रीट लगेगी, इस तरीके से डिज़ाइन होता है। कंपटीशन से गया जैसे लोग वो बनाते हैं स्ट्रक्चर्स और उसका अर्थ कोई वो होता है। हाँ आपने क्या है? हाँ, तो क्या बना वो इस देखो क्या सिविल इंजीनियर हर चीज़ को लोड मानते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये हमने वजन डाल दिया, ठीक है, ये हमारा कॉलम था और ये हमारा स्लैब था या बीम था, जो भी था, इस पर हमने वजन डाल दिया। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोड। कभी कभी लोड अलग टाइप के आते हैं, जैसे इसको कहते हैं, इसको हम बोल देंगे जैसे विंड लोड। विंड लोड क्या कि विंड लोड मान लो ऐसे पड़ रहा है, ठीक है, हम विंड लोड कैलकुलेट कर लेंगे कितनी देर विंड चल सकती है, जितना भी विंड चलेगा इसका क्या सरफेस एरिया होगा, तो टोटल लोड कितना पड़ेगा इस पर, उसका 3 गुना कर लो। ठीक है, फिर ऐसे ही आता है अर्थक्वेक लोड क्या होता है, वो भी लगभग ऐसा होता है, उसमें इस टाइप की शेकिंग होती है ना, प्लस माइनस करके, है ना, आप उसका लोड ले लो। ठीक है, जितना, और लोड हम क्या लेते हैं, पिछले 100 साल में जो भी अर्थक्वेक आया है, हाईएस्ट अर्थक्वेक को हम लोड मान लेते हैं, उसमें एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे देते हैं 1.5 से लेकर 3 तक का, जो भी हमारा कोड कह रहा है उस हिसाब से वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया, उस हिसाब से डिज़ाइन कर लिया। फ्रीक्वेंसी नहीं रखते ध्यान में। हाँ, फ्रीक्वेंसी, हाँ, नए डिज़ाइन में आप फ्रीक्वेंसी भी ध्यान रखनी होती है क्योंकि रेजोनेंस में आ जाता है कभी कभी बस। हाँ हाँ, बहुत टाइप के टेस्ट होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मैंने बता दिया, नेचुरली सिर्फ एक ही तरीका है। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। इसके अलावा एग्रीकल्चर एमिशन क्यों, क्योंकि हमने खूब सारा यूरिया डाला था। ठीक है, और यूरिया जनरली क्या होगा कि वो, याद है हमने ये करा था कि NH3 एक इस तरीके के इक्विलिब्रियम में आ जाता है जिसमें NO2 माइनस NO3 माइनस इस टाइप की चीज़ें बनती हैं, ये इक्विलिब्रियम में रहता है। यहाँ पे एक अक्सर सॉइल रिलीज कर देती है कभी कभी ऑटोमेटिकली, या फिर कभी कभी अगर एग्रीकल्चरल बर्निंग कर दी तो भी ये मिल जाएगा, वाइल्ड फायर्स में या बर्निंग में, है जी, पराली से आता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आते हैं। ठीक है,
फिर हाँ, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, ये सब ठीक है। फिर इफेक्ट्स क्या हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट है कि NO2 इज 300 टाइम्स मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस देन CO2, राइट। फिर हाँ, पोल्यूशन क्या है कि हाँ, यूट्रोफिकेशन हो जाता है ज़्यादा अगर नाइट्रोजन का पोल्यूशन है तो, ठीक है। इरिटेंट रेड हेज होती है, रेड हेज का जो फिनोमिना है ये हम देखेंगे, ठीक है। फिर हायर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डैमेजेस लीव्स ऑफ प्लांट, है ना, एंड इज टॉक्सिक टू लिविंग टिश्यूज, दैट इज ओके। रिटार्ड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये अक्सर देखा गया है। इट इज़ अ लंग इरिटेंट, और क्यों होगा लंग इरिटेंट? सिंपल सी बात है, ये एसिडिक एंड इन नेचर, इरिटेंट तो होगा ही, ठीक है। हार्मफुल टू वेरियस टेक्सटाइल फाइबर, ओके। बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है। ये इनमें से ज़्यादातर पॉइंट एक्चुअली ऊपर के लिए भी आ सकते थे, एक्सेप्ट रेड हेज। रेड हेज यहाँ का यूनिक पॉइंट है, ठीक है। नाइट्रोजन में बस ये याद रखना, क्यों है यूनिक पॉइंट वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। जब हम ये देखेंगे स्मॉग, किस किस टाइप की स्मॉग होती है, कैसे बनती हैं, तो हम देखेंगे रेड हेज, ठीक है। बस ये एक यूनिक पॉइंट है इसका, बाकी सारी चीज़ें आप सल्फर पे भी डाल सकते हो, और यूट्रोफिकेशन भी ऑब्वियसली, है ना, सल्फर यूट्रोफिकेशन नहीं रहता। बस इतना ही है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या कि हम किसकी बात कर रहे हैं? ये CH4 जैसी चीज़ होगी, ये भी पोल्यूटेंट है, ठीक है, मीथेन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं सिर्फ, है ना। अब कई सारे तरीके हैं, एक तो इनको रिलीज़ करने के, एक तो फॉसिल फ्यूल मान लीजिए उसका लीकेज हो रहा है या कुछ, हमने माइनिंग करी है, नीचे से ट्रैप्ड हाइड्रोकार्बन को लीक, मतलब हमने लेना शुरू करा और हमारी एफिशिएंसी 100% नहीं है, तो कुछ लीक होना शुरू हो जाएंगे। कुछ जहाँ पे हमने पानी को रोक दिया, ठहरा हुआ पानी है, जैसे राइस की फील्ड, है ना, वहाँ से मीथेन काफ़ी निकलती है। या फिर कहाँ से निकलेगी कि हमने अनट्रीटेड सीवेज किसी वाटर बॉडी में छोड़ रखा है ना, ये पता ही कैसे निकलेगी फिर, है ना। वही चीज़ राइस की फील्ड में भी हो जाती है, पानी अगर रुक गया तो फिर एक बार रुक गया पानी, वहाँ पे एनारोबिक डिकम्पोजिशन किसी वजह से होना स्टार्ट हो गया मान लो, है ना, तो इसलिए मीथेन होना शुरू हो जाती है। तो बस यही है, इसके इफेक्ट क्या है? कार्सिनोजेनिक होती है, ठीक है। फिर एजिंग होती है, ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यू, शेडिंग ऑफ लीव्स वगैरह, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मीथेन 25 टाइम्स मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। बायोगैस क्यों बनाते हैं मीथेन? हम ये बस चाह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड कम यूज़ करें। आप बोलोगे भाई मीथेन उससे ज़्यादा पोटेंट है, पॉइंट इज हम मीथेन को बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे ना फिर। और करना क्या चाह रहे हैं हम कुल मिलाकर? देखो, मीथेन की जो कंबस्शन है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। हमारे इस पूरे चेन में हमें करना क्या पड़ा? पहले उसे एयर से मिक्स करना पड़ा, फिर इसके अंदर जाना पड़ा, फिर कंप्रेशन हुआ वगैरह वगैरह। अब ये ना कंप्लीट कंबस्शन नहीं हुआ। जैसे हमने देखा ऑक्सीजन अलग हो गया था, नाइट्रोजन अलग हो गया था, हाइड्रोकार्बन्स भी अलग अलग हुए होंगे, है ना। और इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हुआ क्या कि इन सब ने कंबाइन करा। ज़्यादातर केसेस में हमें क्या मिला? CO2 मिल गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइंड होकर NOx टाइप की चीज़ें मिल गई। कभी कभी कंप्लीट कंबस्शन नहीं हुआ तो कार्बन का मोनोऑक्साइड मिल गया। लेकिन इसके अलावा जो फ्यूल टूटा था उसमें से कई सारी चीज़ें मिली होंगी, जैसे मीथेन यहाँ से निकली होगी, आप समझ रहे हैं? हो सकता है इथेन यहाँ से निकली हो, ये चीज़ें भी बाहर निकलती हैं इसके एग्जॉस्ट से। कंप्लीट कंबस्शन नहीं हो पाता, पर मीथेन पहले से गैस है, इसके अंदर अगर आपने ऑक्सीजन मिलाकर अंदर भेजा है ना, तो मीथेन और ऑक्सीजन कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगी, और फिर अगर स्पार्किंग होगी तो कंप्लीट कंबस्शन के ज़्यादा चांस है। मतलब अलग अलग फ्यूल उसमें क्या डिफरेंस आता है डीजल और पेट्रोल इंजन के? एक और चीज़, हम ये 4 स्ट्रोक इंजन यूज़ कर रहे हैं, ऑटो में जैसे यूज़ हो रहा है मीथेन, इससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ कि जैसे हम कार्बन के कंपाउंड्स को जला रहे हैं, जैसे कोल के पावर प्लांट में, और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी निकाल रहे हैं, उससे और तगड़ा तरीका है। ये तो इंटरनल कंबशन इंजन है, याद है मैंने एक्सटर्नल कंबशन इंजन वगैरह भी बताए थे, टर्बो वाले इंजन भी बताए थे, है ना। जो गैस इंजन होते हैं ना, जनरली इस तरीके से नहीं बनते हैं। वो किस टाइप के होते हैं? ये स्ट्रेटोस्फेरिक, यहाँ से मैं हटा दूँ, कई सारे ऐसे, जैसे एयर टर्बाइन इंजन हो गया, जैसे उसका होता है ना, टर्बोजेट। हाँ,
और फिर वापस बड़ा हो जाता है ये। इस टाइप के कुछ इंजन्स बनाए जाते हैं। कैसे इंजन होते हैं कि यहाँ पे एयर को अंदर डाला जाता है, ठीक है, और ये जो रोटेटिंग ब्लेड है, रोटेटिंग ब्लेड अंदर की तरफ एयर को पुश करते हैं, हाई प्रेशर में पुश करते चले जाते हैं, और फिर यहाँ पे मान लो इंजेक्ट करा जाता है कहीं पे फ्यूल, एयर इंजेक्ट हुई यानी कि ऑक्सीजन, फिर इसके अंदर फ्यूल इंजेक्ट हुआ, कौन सा, मीथेन। जनरली इनको गैस टरबाइन इंजन बोलते हैं, गैस टरबाइन, ठीक है। दोनों इंजेक्ट हो गई, अब इनकी बर्निंग स्टार्ट हुई। क्या बर्निंग स्टार्ट हुई, आपने हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर मतलब हाई एजिटेशन हो रही है और हाई टेम्परेचर है, ठीक है, एजिटेशन हो रही है, विच मीन्स मतलब सफिशिएंट मिक्सिंग हो जाएगी बिटवीन व्हाट, ऑक्सीजन एंड मीथेन। और दोनों की क्वांटिटीज हमने कंट्रोल कर रखा है कि एग्जैक्टली उतनी क्वांटिटीज मिले कि जितना ऑक्सीजन की ज़रूरत है मीथेन को हम उतना दे दें, ठीक है, एडुकेट अमाउंट हमने दे दी यहाँ पे। इसकी बर्निंग हुई और फिर उसके बाद ये एग्जॉस्ट इसका होना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक सेंट्रल शाफ्ट होगा जिससे कई सारे ब्लेड वो मिले हुए होंगे। तो यहाँ पे जब बर्निंग होगी तो ऑब्वियसली बात है, बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होगी और इतने एजिटेशन से ये जो एग्जॉस्ट है बाहर निकलना चाहेगा। जब वो निकलना चाहेगा तो इन ब्लेड्स को घुमाएगा, और इन ब्लेड से कनेक्टेड है आगे वाले ब्लेड्स, और वो आगे वाले ब्लेड और ज़्यादा एयर को लेंगे कंप्रेस कर करके। तो हुआ क्या कि अंदर कंप्रेस होकर एयर आती जाती है, फ्यूल इंजेक्ट होता है, उसकी बर्निंग होती है, इसको जलाया जाता है ताकि ब्लेड और घूमे, ताकि आगे से और एयर आए। और जिसके आगे ब्लेड लगा रहता है, ये वही चीज़ है, आप कितना आगे इसके आगे और ब्लेड लगाओ, कितने कंप्रेशन की जरूरत है उस हिसाब से। नहीं ऐसा होता है ना टर्बो प्रॉप। टर्बो प्रॉप तो कैसा डायग्राम, मतलब जब पहले प्लेन चलते ओह अच्छा ये, हाँ नहीं ये मैं वो इंजन नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ, देखो ये जो शाफ्ट है ना, इस शाफ्ट से अब आगे हम क्या करेंगे, इसको उस पे ले जाएंगे, डायनामो जिस चीज़ को कहते हैं ना कि यहाँ पे वो है, हाँ मैग्नेट है, और फिर हमने कॉइल करके उससे मतलब यहाँ से जनरेटर। ये मैं गैस टरबाइन उस टाइप की बात कर रहा हूँ जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। नहीं, इसमें अब अगर आपको इससे थ्रस्ट जनरेट करना है तो पीछे इंजन ना करके आप इसके आगे ये लगा दो, फैन नहीं करना है, फैन की भी ज़रूरत नहीं है, वो टर्बो फैन इंजन हो गया ये, है ना। हाँ, हम क्या करने की कोशिश करेंगे वो भी नहीं करेंगे। ये भाई एरोप्लेन में करना क्या है, आगे से हवा पकड़ के पीछे पुश करनी है, ये कर रहा है वो काम, हाँ। तो फिर बस ये ब्लेड टूट जाते हैं, तो उससे होगा क्या कि कंप्रेशन नहीं हो पाएगा, हाँ नहीं आग छोड़ो, ये ब्लेड टूट गए, फिर कंप्रेशन नहीं हो पाएगा, तो थ्रस्ट खत्म हो गई ना, इंजन बंद हो गया। नहीं प्लेन क्रैश नहीं होगा, अब किसी हाइट पे पहुंच चुका है प्लेन, ठीक है। अब क्या है, उसके पास फॉरवर्ड मोमेंटम ही है और हाइट भी है, तो अब उसको हम ग्लाइडर बना देंगे। अब उसको अगर स्पीड गेन करनी है ना फ्लाई करने के लिए, तो वो क्या करेगा, वो नीचे की तरफ टिप करके यूं उड़ना शुरू कर देगा। पर कुल मिलाकर जितने भी टाइप के इंजन होते हैं वो क्या होते हैं, या तो इंटरनल कंबशन होती है, ठीक है, इंटरनल में दो टाइप के हो गए, जैसे 2 स्ट्रोक इंजन पहले चलते थे, ये 4 स्ट्रोक जनरली हम चलाते हैं, ठीक है। फिर टरबाइन इंजन हो गए, टर्बोफैन, ये सब गैस से चलते हैं, ठीक है। या फिर इनके अंदर भी हम गैस ना डाल के कभी कभी फ्यूल डाल देते हैं, जैसे एटीएफ में भी हम यही करते हैं कि इसको, ये तो अभी मैंने गैस टरबाइन दिखाया ना आपको, एटीएफ ये जो हम इसमें देख रहे हो ना, वो एटीएफ वाला है कि इसमें केरोसिन डाला है ना। एटीएफ क्या है, एक टाइप का केरोसिन है, एटीएफ, हाँ एयर टरबाइन फ्लू। नहीं वो भी केरोसिन, नहीं हाँ उसकी भी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होती है, बस उसमें क्या होता है वो नीला रंग मिला देते हैं, डाई, वो इसलिए मिला देते हैं, जैसे नीम कोटेड यूरिया आजकल कर रहे हैं ना, कि सरकार ने मुफ्त में यूरिया दिया, सरकार अब ट्रेस करना चाहती है कि ये डाइवर्ट तो नहीं हो रहा है यूरिया किसी और चीज़ के लिए, क्योंकि यूरिया से एक्सप्लोसिव भी बन सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसमें नीम कोटेड कर देते हैं ताकि पता लगे कि ये सरकारी यूरिया है, डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम उसमें ब्लू डाई मिला देते थे, क्यों, ताकि अगर इसको उठाकर, इस केरोसिन को उठाकर किसी ने बिजली क्रिएट करना शुरू कर दी, तो सरकार को पता रहे कि ये जो फ्यूल यूज़ हो रहा है ये कौन सा वाला डाइवर्ट हुआ है, इसलिए ब्लू करते थे, वरना होता वो ट्रांसपेरेंट है,
केरोसिन होता है ना एक्चुअली वाइट कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, उसमें बस ब्लू डाई मिलाई जाती थी, ठीक है। जैसे हम इसमें गैस के अंदर डाई मिला देते हैं, बट ये वो हमारी सेफ्टी के लिए डाई मतलब वो ऑर्डर मिला देते हैं ना वो ये जो एलपीजी गैस होती है इसके अंदर। तो एनीवे तो इस तरीके से ये वाले इंजन चलते हैं जिससे हम ये इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं। आप समझ रहे हैं, ये एक टाइप का इंजन हो गया। अब इस वाले इंजन में क्यों बता रहा हूँ ये कि अगर जैसे ये जो हमारे 3 व्हीलर वाले ऑटो आते हैं, ये नेचुरल गैस यूज़ करते हैं ना, सीएनजी वाले ऑटो है ना, ये भी तो मीथेन यूज़ कर रहे हैं, ये इस टाइप में यूज़ कर रहे हैं, बट ये इनएफिशिएंट है। इनके एग्जॉस्ट से फिर भी मीथेन कुछ निकल रही होगी, हाँ, तो इनसे फिर भी निकल रही होगी ये 4 स्ट्रोक वालों से। अगर हमें वाइडर स्केल में, हमारी सरकार का एक एम है ये भी कि हम चाहते हैं कि मीथेन का जो यूटिलाइजेशन है तेज कर दें। हम क्यों चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि कोयले से जब हम यूज़ करते हैं उतना कार्बन यूज़ करने पे इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, और कोयले को जलाने पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, कार्बन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है, एफिशिएंट बर्निंग है नहीं, ठीक है, तो उतना अच्छा नहीं है। तो हम क्या करना चाहेंगे, हम ये नहीं करना चाहिए, हम चाहेंगे और एफिशिएंट बर्निंग करें कि हम गैस टरबाइन इंजन के अंदर मीथेन डालें, उसमें कंप्लीट बर्निंग मिलेगी हमें, समझ रहे हैं? सबसे एफिशिएंट ये काफ़ी एफिशिएंट है, इनफैक्ट सबसे एफिशिएंट में से एक होता है, ठीक है। इससे कम एफिशिएंट फिर, और जब अब क्या है कि ये गैस वाले हो गए ना, पीछे एग्जॉस्ट वाले इंजन जो डायरेक्ट आए और गए है ना, ये कम्प्लीटली इंटरनल कंबशन इंजन इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे और जब दूसरी साइड वापस जाना शुरू हो जाता है एक्सटर्नल कंबशन, वो और ज़्यादा इनएफिशिएंट हो जाते हैं। जैसे रॉकेट वाला इंजन वो इनएफिशिएंट है, उससे ज़्यादा इनएफिशिएंट कुछ नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो प्योर बर्निंग और प्योर थ्रस्ट है ना, वहाँ हमें पावर ज़्यादा चाहिए, हद से ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा पोल्यूशन किसी चीज़ में नहीं होता, ठीक है। तो हाँ, लेकिन अब आपको समझ आया कि हम मीथेन क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं जबकि वो 25 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट है ग्रीन हाउस गैस। क्यों? क्योंकि हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम मीथेन को यूटिलाइज करके एग्जॉस्ट में 0 मीथेन निकालेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ CO2 निकालेंगे। वो तो है, हाँ, उनसे कम प्रॉब्लम है, उससे कम प्रॉब्लम है। तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम कम प्रॉब्लम यूटिलाइज कर रहे हैं। और भी कम प्रॉब्लम तो फिर ये होगी कि हम ये जो मतलब ये जो मीथेन है, यहाँ से जो मीथेन हमने डाला है, मीथेन की भी कई वेराइटीज़ होती हैं CH4, ठीक है। हम बेटर करें कि हम बेटर मीथेन यूज़ करें, कौन सा, जैसे बायोगैस से है। और बेटर क्या है कि हम ये भी ना यूज़ करें, और बेटर सबसे बढ़िया फ्यूल क्या हो सकता है गैस में, हाइड्रोजन। यस, हम ले ये, और एग्जॉस्ट क्या मिलेगा, पानी। अल्टीमेट एम तो ये है। हाइड्रोजन का इतना छोटा इंजन, नहीं, बड़े इंजन बनाएंगे, ये छोटे नहीं होते, बहुत बड़े इंजन होते हैं। लाइक मैं कार का सोच रहा था। नहीं, अरे ये पूरे शहर को चलाने वाले इंजन बना रहा हूँ सर मैं, अच्छा, वैसे वाले बहुत बड़े होते हैं, ये बहुत बड़े टरबाइन ब्लेड्स होते हैं। ये सोच रहा था हाइड्रोजन इंजन कार का बनना, तो कार हो जाएगी। नहीं, किसी काम की नहीं है। बोल रहे कि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल नहीं, हम कुछ भी कर लें, उसमें बहुत सारी वो जो हाइड्रोजन यूटिलाइजेशन है, मैं एक दिन जब हम ये बायोफ्यूल्स वगैरह कर रहे होंगे ना, तो हम करेंगे कि वो हाइड्रोजन वाला जो इंजन है वो इलेक्ट्रोलाइट वाला इंजन है, उसमें एफिशिएंट नहीं है वो सारी चीज़ें करना। तो मतलब अगर हाइड्रोजन का हम इंजन बना ही रहे हैं तो गैस टरबाइन से बनाए वो ज़्यादा अच्छा है, और गैस टरबाइन को उसमें फिट करना आसान नहीं है ट्रेन के अंदर, है ना। तो ये एफिशिएंट इंजन है ही नहीं। गैस टरबाइन को, हाइड्रोजन बेस्ड गैस टरबाइन को फिट करना एरोप्लेन के लिए फिर भी आसान है, तो भी हाइड्रोजन के साथ डील करना आसान नहीं है। हम CNG वाले इंजन बनाते ही नहीं हम प्लेन में, ठीक है। हम कौन सा, हम अगर टरबाइन वाला इंजन यूज़ भी करते हैं उसमें भी केरोसिन डाल रहे हैं, हम अभी तक मीथेन पे तो आए नहीं है। हाइड्रोजन की तो बात ही अलग है, समझ रहे हो। तो इतना आसान नहीं है वो चीज़ करना। लेकिन बेस्ट इंजन कौन सा हो गए, ये टरबाइन वाले, कि आप ऑक्सीजन का प्रेशर अंदर डालो, उसके अंदर इंजेक्ट करो फ्यूल, वो कंप्लीट कंबशन यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। चलो
अब ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कार्बन डाइऑक्साइड से। क्यों? क्योंकि है हाँ ज़्यादा पॉइजनस है। मेन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के पॉइजन का? हाँ, और उसके बाद क्या होता है? इट इज़ 100 times मोर इट हैज़ मोर एफिनिटी टू हेमोग्लोबिन, मतलब ब्लड को है ना? तो कम मिलती है। तो होगा क्या कि आपका एस्फिक्सिएशन हो जाएगा। कि मतलब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो रही है तो लोग जनरली किस चीज़ से मरते हैं? बर्निंग से नहीं मरते किसी बिल्डिंग में, है ना? हो सकता है कि उनको हाँ वो सिर्फ दम घुटने से मर जाते हैं, है ना? तो वो क्या हुआ? वो कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसकी वजह से मर जाते हैं। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम करते हुए। हाँ, तो बेटर तरीका क्या होता है कि स्मोक से दूर रहो। अगर बर्निंग हो रही है, अगर बाहर निकलना है नहीं, रेंगते हुए जाओ नीचे नीचे। स्मोक ऊपर उठती है क्योंकि गर्म होती है, और नीचे आग लग रही हो तो फिर आपका खत्म ही है। कोई हाँ नहीं वो तो फिर कुछ है ही नहीं। मतलब एनीवे मतलब अगर आपको बाहर निकलना है ना, आपको पता है, आपको अगर पता है एग्जिट कहाँ है, तो बेटर तरीका क्या है कि नीचे से जाओ रेंगते हुए। हाँ, जैसे भी जाना है बट रेंगते हुए जाओ, ठीक है? वो एक तरीका है बचाने का अपने आप को। वरना क्या है, अगर आप चलते हुए जाने की कोशिश करोगे आप इनएविटेबली स्मोक को इनहेल कर ही लोगे। और एक बार तो कर लिया कि गीला कपड़ा मुंह पे लगा के क्रॉस करने से ही कुछ ऐसा भी है ना जिससे- स्मोक का मैगी शायद हो सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पानी के साथ, क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो ठीक है वहाँ पे रुक जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गीले से मतलब पानी के साथ रिएक्ट कर पाएगी क्या? चलो कपड़े जल जाएगा। आग लगे तो सूखा कपड़ा कहाँ से मिलेगा? तो पानी कहाँ से? पानी पानी का यूटिलाइजेशन हम कपड़े को गीला करने वाली टंकी है तो फिर बात अलग है। पानी से हम कपड़े को गीला करें, आग क्यों ना हो जाए? आग तो ना हो जाए भाई, आग लग सकती है पानी डालने के लिए, नहीं लग सकती है। डाल के देखूंगा अभी। हाँ चलो आगे चलते हैं। कार वाले क्या पानी डाल के आगे? ऐसा आग बढ़ जाती इलेक्ट्रिसिटी से है, अगर आग लगी अच्छा, होती है अच्छा। तो जो तरह से बढ़ जाती है आग, और जो पानी का वेपर आता है ना उससे बढ़ जाती है आग आग। लगती है तो सैंड डालना चाहिए उसमें। हाँ। पानी से। वो तो फ्यूल का कट ऑफ हो जाएगा ना। 3 प्रोडक्ट्स चाहिए ना आग लगने के लिए भी। क्या क्या? एक तो शायद फ्यूल है, ऑक्सीजन, एक तुम्हारा मटेरियल हो गया। वो तो फ्यूल ही हो गया ना। तीसरी आग। हाँ, आग की जरूरत है, टेम्परेचर, हाँ, टेम्परेचर। आग की जरूरत है तीसरी चीज उसका कंटिन्यूस चेन रिएक्शन बनाने के लिए। चलो ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का इम्पैक्ट क्या है कि 300 गुना और 300 गुना ज़्यादा मोर मतलब पोटेंट है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। मतलब क्या है कि आपका जो हेमोग्लोबिन है, ठीक है, वो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन की जगह कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन जाएगा और फिर वो छूटेगा नहीं। खराब होता है। यस, उसके बाद मतलब क्या हो गया कि वो था ना, वो मैंने बताया था कि हेमोग्लोबिन है क्या, वो आयरन का बना हुआ सिंहासन है जिसमें ऑक्सीजन बीच में आकर बैठ जाता है, ठीक है। अब इस सिंहासन में कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया और वो जाने का नाम नहीं ले रहा। है शायद सर, हीलियम के 4 मॉलिक्यूल होते हैं ना, हीलियम के चारों तरफ 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के। तो मॉलिक्यूल चाहे जैसे भी सेट हो, ठीक है, उसमें आकर सिंहासन पे तो ऑक्सीजन बैठ रहा है, ठीक है, और फिर वो हट जाता है। आयरन स्ट्रक्चर देखा है। हाँ देखो, ठीक है। ऑक्सीजन ले लेना तब हाँ, सांस में तो ऑक्सीजन बैठेगा। और उसकी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड ने ले ली और वो हट नहीं रहा, ठीक है। और सारा मान लो आपका जो हेमोग्लोबिन है वो रिप्लेस हो गया, उस पे कोई ऐसी चीज जाकर बैठ गई है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने से रोक ही दे रही है। दम घुट गया। हाँ, कितने कुछ रिप्लेस हो जाता है। पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं, बट मतलब ऐसा है कि बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। सबसे पहले चीज़ जो आती है वो आती है डिजीनेस, कि आपके डिसीजन लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। नहीं सर, फीरियम ही है क्या? बीच में आ गए तो फीरियम ही बैठता है ना, आयरन। अरे ऑक्सीजन कहाँ है इसमें? ऑक्सीजन साइड में है, जो देखना जरा, इसमें मॉलिक्यूल्स रखे हैं, कार्बन मॉलिक्यूल। अरे ये वो नहीं है, ये तो एक कंपाउंड हो गया हेमोग्लोबिन का। अब ये जो आयरन है ना, आयरन क्या है, आयोनिक इन नेचर, समझ रहे हो, आयरन इज आयोनिक इन नेचर, और वो ऑक्सीजन को अपने साथ अट्रैक्ट करके रखता है, हाँ,
समझ रहे हो? तो इस तरीके से कि ये जो आयरन है ना अपने साथ ऑक्सीजन मतलब मैग्नेट का काम कर रहा है। इस तरीके से सोचो कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल को पकड़ लिया और उठाकर ले जाएगा। समझो आयरन का बना हुआ सिंहासन है, लेकिन इस पर आकर बैठ कौन रहा है? ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन तो बहुत होते होंगे, लेकिन वो कंपाउंडेड फॉर्म में होते होंगे ना। आप समझ रहे हो? इसके अंदर जो OH है या डबल बॉन्ड O है वो थोड़ी कहीं किसी के पास जा रहा है, इसके पास आकर एक नया ऑक्सीजन O2 आकर बैठ जा रहा है, वो कहीं किसी के पास जा रहा है। ये एक ट्रांसपोर्टर का बस काम कर रहा है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को इधर लंग से उठाकर कहीं और ले जाना, बस। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके अलावा हाँ, प्रेग्नेंट वुमन प्रीमेच्योर बर्थ हो जाता है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस, ओके, डिफॉर्म्ड बेबीज। प्रिवेंशन कैसे? एफिशिएंट इंजन यूज़ करो, ऑब्वियस सी बात है। प्रिवेंशन ऑफ वाइल्ड फायर्स, फ्यूल वुड, जहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो वो नहीं चाहिए हमें, खासकर कुकिंग के लिए। न्यूज़ आती है ना कि घर में लोग अंगीठी जला के सब रात में हाँ, मर गए, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की देन। बच जाती होगी बीच में। और नहीं, अंगीठी होती ही है, इनकम्प्लीट बर्निंग ही होती है। अंगीठी में आप कंप्लीट बर्निंग नहीं कर पाओगे। चारकोल होता है तो सल्फर भी आते हैं मस्त। और देखो कंप्लीट बर्निंग कैसे होगी? उसमें लगातार ऑक्सीजन मिले। आप लगातार वो धूकड़ी से हवा थोड़ी दे पाओगे। आप जब एक बार सो गए तो कंप्लीट बर्निंग बंद हो गई है। बंद कमरे में तो करवाया। तो बंद कमरे में कभी भी नहीं जलाना चाहिए ऐसे, ठीक है? क्यों? क्योंकि इस टाइप के मतलब सिचुएशन में बंदे को पता भी नहीं लगेगा कि कब डिजीनेस आ गई। नींद में निकल जाएगा, उसको पेन भी नहीं होगा। सुबह कहाँ उठेगा? हैं? अच्छा लग रहा है कॉन्सेप्ट सुन के। ऐसा एग्जैक्टली ऐसा एक और सिचुएशन में होता है, जैसे मान लीजिए एरोप्लेन बहुत ऊपर उठ रहा है और एकदम से डीप्रेशराइजेशन हो गया, ठीक है? तो डीप्रेशराइजेशन मतलब कि जैसे ये आपका एरोप्लेन का वो था फ्यूजलाज, इसको फ्यूजलाज कहते हैं, है ना? कहीं से इस पे कहीं यहाँ पे विंग होते हैं, पीछे की तरफ विंग होते हैं फ्यूजलाज के ऊपर, ठीक है? ये एक बंद चेम्बर है, ठीक है? क्यों? इसका जो गेट था वो बंद कर दिया गया था, सील कर दिया गया था, ताकि अंदर से हवा आसपास अंदर बाहर न जा पाए। अब क्या है कि फिर भी यहाँ पे लीक पॉइंट्स होंगे, तो ऊपर जब हम चले गए, ऊपर प्रेशर क्या क्या हो जाता है? एयर प्रेशर कैसा होता है? लो हो जाता है, बहुत लो हो जाता है, ठीक है? लोगों के मतलब एवरेस्ट के हाफ वे पे इन लोगों के नाक से खून निकलने लगता है। हम तो उससे बहुत ऊपर जा रहे हैं, लो प्रेशर है, ठीक है? बर्स्ट होने शुरू हो जाते हैं वेसल्स, ठीक है? हम बहुत लो प्रेशर पे हैं, उससे काफ़ी ऊपर है, ठीक है? हम कहाँ कितने ऊपर हैं? हम 18 किलोमीटर ऊपर हैं, ठीक है? एरोप्लेन में बैठ के इतने ऊपर पे, जनरली इसको क्रूजिंग एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है? वो स्ट्रेटोस्फेयर के सबसे लोअर लेयर पे जो चल रहा होता है, क्यों? एटमॉस्फेरिक जो रेजिस्टेंस है बहुत कम हो जाता है, ठीक है? अब उस लेवल पे लगातार लीकिंग ऑफ एयर तो चल रही है, क्योंकि कंप्लीट सील तो आप किसी चीज़ को नहीं कर सकते। तो होगा क्या कि प्रेशर लगातार कम हो जाएगा। प्रेशर जैसे ही कम हुआ, प्रेशर मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया, एयर का प्रेशर कम हो गया। अब वो ऑक्सीजन आपकी ब्लड स्ट्रीम में उतनी नहीं जा पा रही है। सबसे पहली चीज़ होगी डिजीनेस, फिर आप बेहोश हो जाओगे, और ये ऐसा अगर पायलट के साथ हो गया तो वो वहीं बेहोश हो जाएगा और फिर ऑटो पायलट मोड पे चलेगा। ऐसे एक दो एक्सीडेंट हो चुके हैं कि सब के सब प्लेन के अंदर सब बेहोश हो गए, सब बेहोश हो गए, और फिर वो जब तक फ्यूल नहीं खत्म हो गया तब तक उड़ा और फिर क्रैश कर गया, ठीक है? तो करना क्या जाता है कि टरबाइन, यहाँ पे जो एयर टरबाइन होते हैं ना, मतलब ये एयर ब्रीदिंग होते हैं टरबाइन, हमने बताया था, है ना? यहाँ से एक और हाई प्रेशर जब हो गया ना, यहाँ से एक पाइप डाइवर्ट करा जाता है और कुछ ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाती है लगातार। अगर इंजन का फेलियर होता है ना, सबसे पहले काम ये करना होता है कि पहले अपना एल्टीट्यूड को नीचे लाना होता है, ताकि अगर फ्यूजलाज के बीच में अंदर प्रेशर कम हो भी गया है तो बाहर से इतना डिफरेंशियल ना रहे प्रेशर का, है ना? तो ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर अदरवाइज फिर ऊपर से मास्क वगैरह आते हैं। जब स्काई डाइविंग करते थे, स्काई डाइवर तो उतने ऊपर से नहीं करते, नहीं, वो स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं जाते। तो स्ट्रेटोस्फेयर एकदम स्पेस जैसा दिखता है, ऊपर काला दिखेगा, ऊपर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर नहीं बचा, वो ब्लू वाला। ऊपर चले जाते हैं ना। हाँ, वो तो बहुत ऊपर चले जाते हैं बादलों में, ठीक है? तो आप समझ रहे हैं कि
खाली ऐसा नहीं कि कार्बन मोनोऑक्साइड की होके होने से ऑक्सीजन डिप्रिवेशन हो सकता है। लो प्रेशर में चले जाओ तो ऑक्सीजन डिप्रिवेशन होगा, पहले डिजीनेस आएगी, फिर बेहोश हो जाओगे, ठीक है, और कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है। आप मतलब एकदम स्लीप जैसा अनुभव होगा, और फिर वो स्लीप गहरी हो जाएगी, और फिर बहुत गहरी हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। हाँ, सुसुप्ति हो जाएगी। जिन लोगों को नहीं पता, सुसुप्ति होता है 4th लेवल ऑफ स्लीप, मेडिटेशन। ये वेदांत से बोल रहे हैं। सुसुप्ति, अरे वो योग के अच्छा स्टेजेस अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा, चलो, अब इसका प्रिवेंशन हमने देख लिया, ये सब हो गया, ठीक है। अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये जो हमने लास्ट टाइम मैंने जो अपडेट करा था 412 था, ठीक है, इतनी तेजी से चेंज हो रहा है, 420 हो चुका है, जरा चेंज कर लो। ppm, पार्ट पर मिलियन। 420 यस, जल्दी लिख लो, पता लगा शाम तक चेंज हो गया 0.04% है। हाँ, 0.04%। बचपन में क्या पढ़ते थे? 0.03%। 0.25 पर पड़ा हैं, क्या बात कर रहे हो आप, मेरे से भी पुराने हो। मैंने 0.03 पढ़ा, फिर 0.035 हो गया 11 तक आते आते। 0.03, हाँ, बहुत ही पहले, मतलब मेरे पिताजी के ज़माने में उन्होंने 0.028 पढ़ा था। किताबें तो अभी शाम तक गलत हो जाएंगी, किताबों में मत जाओ, ठीक है। तो ठीक है, डबल हो गया मतलब यस। वाइल्ड लाइफ टाइम तो हाँ, ये लिखा तो है, 0.028 था कभी, ठीक है। करंटली ये 0.0 मतलब क्या 42 हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है ना। और ये हम नेक्स्ट उसमें जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है, व्हाट इज स्मोक? स्मोक क्या होता है बताओ? स्मोक मतलब सॉलिड कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड डर्ट। तीनों का मिक्सचर होता है जो गैसेस फॉर्म में निकलता यस। है, मतलब मिक्स होकर रहता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ। एक बात बताओ कि मेरा फेवरेट एक्सपेरिमेंट होता है कैंडल, ठीक है। ये एक कैंडल है, और घर पे जाकर करना क्या कि ये एक दीवार है, ठीक है, और दीवार पे इस कैंडल पे, ठीक है, एकदम अंधेरे में जलाना कैंडल, और यहाँ पे ना ब्राइट लाइट टॉर्च की मारना। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि आपको शैडो क्या मिलेगी? क्या आपको ये कैंडल मिलेगी? ऑब्वियसली। इसकी विक मिलेगी? ऑब्वियसली। क्या आपको ये मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब कम मिलेगी लेकिन मिलेगी। नहीं मिलेगी, मिलेगी ही नहीं, नहीं मिलेगी सर, नहीं मिलेगी। कहाँ से ठीक करें क्यों? क्योंकि ये गैस है, गैस की शैडो नहीं होती। यस। तो बहुत डिपेंड होता है। हाँ, प्लाज्मा की शैडो नहीं हो पाती, तो सुपर क्या जलाया जाए? बहुत साइंस की लेकिन स्मोक की होती है शैडो। कैसे पता मैं? स्मोक ही तो है, नहीं, ये स्मोक नहीं है। इसलिए ये स्मोक वो है जो ठंडी होने के बाद ऊपर मिलेगी। तो सारा दिन मैंने कागज लगाया और उस पर लाइट मारी तो कागज दिखेगा और वो smoke दिखता वो तो है ना immediately सर, आपको थोड़ा थोड़ा smoke जैसे मिलेगा। ऐसे दिखता है रेडिएट हो रहा हो कुछ। नहीं, ये बेस्ट एक्सपेरिमेंट आप कैंडल पे ही कर पाओगे, क्योंकि ब्लैक सभी तो क्योंकि नहीं, तो उसमें आप डिसर्न नहीं कर पाओगे, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे क्या स्मोक है और क्या गैस है दिए में जब कागज जलेगा। हाँ, दिए में आप कर लो एक्सपेरिमेंट, तो भी आपको समझ, तब भी आपको दिखेगा यहाँ पे विक है, और विक के ऊपर यहाँ पे आपको धुआं दिखना शुरू हो जाएगा शैडो के फॉर्म में। चलो फ्लेम में फ्लेम नहीं। हाँ। लाइट कौन लाएगा सर? टॉर्च भी नहीं। हाँ, बढ़िया, आपने यूट्यूब चैनल बनाओ, ऐसे नई नई चीज़ें दिखाया करो, व्यूज बटोरो, यही काम बचाएगा। ठीक है। वो तो वक्त देखने कौन आएगा सर? अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, स्मोक है क्या? स्मोक अब मतलब स्मोक की शैडो मिल रही है, गैस की नहीं मिलती, ठीक है। तो स्मोक एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि गैस है, नहीं, स्मोक गैस नहीं है, ठीक है। गैस में क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ ए मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल इनटू अनदर गैसियस मॉलिक्यूल। पर स्मोक में ऐसा नहीं होता, उसकी शैडो दिखती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इवन क्लाउड को स्मोक लाइक मान सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी शैडो है। क्लाउड इज नॉट गैस,
व्हाट इज इट कि नहीं 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 इट इज द सस्पेंशन ऑफ स्मॉल आइस क्रिस्टल एंड वेरी माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर डर्ट भी होता है उसमें। है। हाँ जो भी है डर्ट के अराउंड ये सारी चीजें बनती हैं। तो ये हो गया क्लाउड, वो क्या है, लिक्विड एंड सॉलिड सस्पेंडेड इनटू गैस। तो मिक्सचर हो गया। वो मिक्सचर है एक, और उसकी शेडो बनती है, क्लाउड की शेडो बनती है। जितना डेंस क्लाउड उतनी डेंस शेडो, काला कर देता है आसमान को। ठीक है, ऐसे ही स्मोक स्मॉग काला कर सकता है आसमान को, क्यों, उसकी शेडो बन रही है। गैस दिखती नहीं है कभी, गैस नहीं दिखती। और जो ठंडी होके वेपर निकलते हैं अगर आपको दिख भी रहा है, जैसे रेड कलर के फ्यूम दिख गए, वो फ्यूम्स हैं, मतलब वो उसकी, जैसे ब्रोमीन के फ्यूम्स हो गए, वो फ्यूम क्या है कि बहुत माइन्यूट ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इनटू एयर। ठीक है, ब्रोमीन ब्राउन कलर के फ्यूम्स देती है, वो इवेपोरेट होती है, इवेंचुअली हवा में ही कंडेंस हो जाती है और ब्राउन कलर के फ्यूम्स देती है। नाइट्रोजन होती है, हाँ, वो धुआं सा निकलता है उसका जब और वो क्या है, वो हवा में जो प्रेजेंट हमारी वो है वाटर वेपर, वो इमीडिएटली कंडेंस हो गई उसके साथ आते ही। तो वाटर वेपर दिख रहा है। यस, नाइट्रोजन नहीं है वो, नहीं, नाइट्रोजन तो जैसे ही हवा में गई वो गई। उसकी ठंडक बची है बस। हाँ, समझ रहे हो। इनफैक्ट कभी अगर ऐसा हुआ कि वो होता है ना, वो शादियों में लोग करते हैं कि पानी के अंदर ड्राई आइस डाल देते हैं, फिर धुआं कर देते हैं। अच्छा, मतलब वाटर वेपर भी फिर तो गैस नहीं है, हैं, वाटर वेपर गैस है? उसकी शेडो बन जाती है water नहीं, जब वो हवा में कंडेंस हो जाए तो उसकी शेडो बनती है, तब आप उसको देख पाते हो। समझ रहे हो, जैसे बॉइलिंग हो रही है, बॉइलिंग होते ही आपको कुछ नहीं दिखेगा, पर थोड़ा सा ऊपर जाकर उसमें धुआं दिखता है। वो धुआं क्या है, ये वेपर ऊपर गया और इमीडिएटली कंडेंस हो गया, अब आपको धुआं दिख रहा है। अब वो कंडेंस होने का मतलब क्या है कि उसने नहीं, सॉलिड नहीं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स बना दिए छोटे छोटे। ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट ये जो मैं वो शादी वाला बता रहा हूँ, इसमें कभी देखना, ऑब्जर्व करना, अगर ये इंडोर्स में हुआ है, ऐसे टाइल की फ्लोर पे हुआ है, तो क्या होगा कि जब वो सारा ड्राई आइस खत्म हो जाएगा ना, नीचे देखना कि वो छोटी छोटी पानी की ड्रॉपलेट्स नीचे आ जाएंगे, चिकना हो जाएगा फर्श। ये तो मार्केट में आजकल ड्राई आइस मिल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का वो। अरे वो धुआं करते हैं ना स्टेज पे, अरे भाई वैसा लगता है ना, क्लाउडी क्लाउडी बनाने के लिए। हाँ, हेवन बनाने के लिए लोग करते हैं, दुनिया को हेल बना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके। ठीक है, हाँ, तो स्मोक आपको समझ आया क्या हो गया। फिर इसमें आता है पार्टिकुलेट मैटर। व्हाट इज पार्टिकुलेट मैटर? हम क्यों कर रहे थे स्मोक? क्योंकि हमें इवेंचुअली आना है पार्टिकुलेट मैटर पे। सवाल ये उठता है, पार्टिकुलेट मैटर क्या है? ये पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स मीन्स नॉट ओनली सॉलिड, ऑल्सो लिक्विड, वॉट एवर इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्मोक। एक साइज के वो ठीक है, एक साइज से स्मॉल वाले जो भी सस्पेंड, जो भी चीज़ सस्पेंड होना शुरू हो जाए वो पार्टिकुलेट मैटर। अब उसका साइज थोड़ा छोटा होना पड़ेगा, क्यों? अगर मान लो धूल के ऐसे कण हैं जो कि सस्पेंड नहीं हो पा रहे हैं, वो जनरली नीचे गिर जाएंगे, सैंड ड्यून्स बना देंगे, है ना, रोड डस्ट बन जाएगी रोड के साइड में। हाँ, तो लेकिन रोड डस्ट भी धीरे धीरे टूटती है और छोटे कंपाउंड में हो जाती है, हवा ज़्यादा तेज चलेगी, वापस सस्पेंड हो जाएंगे, है ना। तो बार बार ये एक सोर्स बन जाएंगे PM 2.5 का, PM 10 का, पोल्यूशन का सोर्स बन जाएंगे, है ना। तो हम ये क्यों करना चाह रहे थे व्हाट इज स्मोक? ये जानने के लिए क्या चीज़ें सस्पेंड कर जाती हैं एयर में, और इसको हम कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर। सूट भी होता है, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर कई टाइप के हो सकते हैं, इसको हम अब कर देते हैं। देखो ये तो हमारे जो ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन था, इसमें 3-4 टाइप के पोल्यूशन हो गए। इसके अलावा जो हमारे पास पोल्यूशन होता है वो होता है, ये इंजन विंजन हम हटा दे रहे हैं, साइंस को हम इन्वायरमेंट से दूर कर ही नहीं पाते। इसके बाद जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पार्टिकुलेट मैटर। और पार्टिकुलेट मैटर क्या है?
कि वो सॉलिड्स, लिक्विड्स, ठीक है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स जो कि सस्पेंड कर जाएं एयर में, ठीक है। और वैसे पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्या डेफिनेशन थी? Any substance or form of energy हाँ that accumulates in environment beyond the natural capacity हाँ। to neutralize it. है ना। तो और न्यूट्रलाइजेशन और जनरली हमारे लिए हार्मफुल होती हैं ऐसी चीज़ें, है ना। और यहाँ पे हार्म क्या हो रहा है पार्टिकुलेट मैटर के साथ, यहाँ पे हमें देखिए हार्म क्या है, कार्सिनोजेनिक फॉर एग्जांपल कुछ हो सकता है ना, या पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पे हार्म क्या है, जलाती है, हेज प्रोड्यूस करती है, एसिड रेन कर सकती है। यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पर होती है ना, हमें समझ आएगा इसका हार्म क्या है पार्टिकुलेट मैटर का। यस, ये हमारे एल्वेओलर सैक्स को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अंदर जाकर हम ब्रीथ कैसे करते हैं, हमारे ऐसे वो बलून टाइप के सैक्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर कि होता क्या है कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स आती हैं और ब्लड वेसल चली जाती हैं, बहुत छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। और ये होता क्या है कि ये जो सैक्स है जब हम इसमें एयर लेते हैं, है ना, तो ये बलून की तरह फूल जाते हैं, जो कैपिलरीज हैं उससे बहुत पतली हो जाती हैं। जो ब्लड है पहली बार कांटेक्ट में आता है एयर से, ठीक है। और होता क्या है कि इसके अंदर जो सामान आ गया होता है 21% ऑक्सीजन नहीं होती है, वो एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। जब हम ब्रीद आउट करते हैं वापस छोटा हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए एक्सचेंज चलता है और ये जब हाँ जब हम बाय द एंड ऑफ दैट एक्सचेंज होता है कि 21% रिड्यूस होकर 16-17% रह जाती है, इसको हम वापस एग्जॉस्ट कर देते हैं। एल्वेओलर सैक इस तरह काम करते हैं। हाँ हाँ, तो होता क्या है कि हमारे ये विंड पाइप है जैसे, ठीक है, वो आगे जाकर बढ़ जाता है और ये आगे कई ब्रांचेस में बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। हाँ, और ये बहुत सारी ब्रांचेस में बटा, उसके एंड में ऐसा एक एल्वेओलर सैक आता है। हाँ, बहुत सारे होते हैं। अब क्या है, एक बार यहाँ पे इन सैक के कैपिलरीज में ये पार्टिकल जमा होना शुरू हो गए, इसकी एफिशिएंसी रुक जाएगी, समझ रहे हैं, हमारी लंग्स की एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। तो जो भी ऐसे जितने भी यहाँ पर वो हैं, इवन फिशेस में वो गिल्स से ये सारा काम करती हैं, वो फिल्टर आउट करते हैं ऑक्सीजन, है ना। उनके गिल्स में पार्टिकुलेट मैटर अटक सकते हैं अगर ज़्यादा सस्पेंशन है पानी के अंदर, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये पार्टिकुलेट मैटर है, हर ब्रीदिंग एनिमल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, इसमें तो होता ही है, वन ऑफ द मेन रीज़न है, ठीक है। तो जब भी सॉलिड और लिक्विड इस तरीके से सस्पेंड हो जाते हैं कि उनको किसी तरीके से हटाना मुश्किल हो जाता है ना। और ये जनरली कहाँ पर मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं स्मोक में। जनरली हम क्या करते थे, चीज़ों को बर्न करते थे, ठीक है। तो बर्न करने से हमें कई सारे मैटर मिलते थे, जैसे फ्यूल ही है, अनबर्न फ्यूल है, उसके पार्टिकल होते थे, ठीक है। जैसे हमने मान लो कागज़ जलाया तो उसका सूट हो गया, है ना। फ्यूल के अंदर से हमें अनबर्न फ्यूल मिल जाता था, सूट मिल जाता था, या फ्लाई ऐश मिल जाती थी, जो सस्पेंडेड छोटे पार्टिकल क्लिंकर होकर ऊपर चले जाते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। अब रिसेंट टाइम में हमने करना क्या शुरू कर दिया, और ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, है ना। जैसे कि कई सारे ऐसे लिक्विड और सॉलिड हमने वैसे ही, जैसे रोड डस्ट वगैरह होना शुरू हो गई, ये सब चीज़ें हमने इरोजन इतना कर दिया चीज़ों का, है ना, कि जो ये पार्टिकुलेट मैटर जो ज़मीन में सॉइल के अंदर कैद रहता था, ये अब आज़ाद हो गया, है ना। तो माइक्रो प्लास्टिक आ गए हैं, है ना, ये सारी चीज़ें पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। इस चीज़ को हम डिटेल में करेंगे। कहाँ गया हमारा पार्टिकुलेट मैटर पे, हमने शायद एक चैप्टर डिवोट करा है, यस 93 में, ठीक है। इसको हम डिटेल में ले जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, एसिड रेन, ठीक है। स्मोक कल करेंगे, इनमें से कितनी चीज़ें हैं जो एसिड रेन कर पाती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो एसिडिक हैं, वो ये सब है, ठीक है। जो भी पानी के साथ रिएक्ट कर जाए, जनरली ये ज़्यादातर चीज़ें एनायनिक नेचर की होती हैं, तो फिर कैटायन हाइड्रोजन को मान लेते हैं और फिर वो H+ जो होता है वो एसिडिक होता है, राइट। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे 2-3 इक्वेशन दे रखी हैं कि सल्फर, एक सेकेंड आ गया हमारा,
हाँ, कि सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो H2SO4 बना देगा ऑक्सीजन एंड पानी के साथ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन और पानी के साथ करेगा HNO3 बना देगा, है ना। तो एक तो मैंने आपको सीधा ही तरीका बताया था कि CO2 के साथ पानी आ गया, कार्बोनिक एसिड सीधा बन गया, ठीक है। फिर हमारे पास ज़्यादातर SO2 होता है, और मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दी थी आपके लिए। SO2 जब H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। बट ज़रूरी नहीं ये बने, अक्सर हमने देखा है कि SO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है प्लस पानी के साथ, ठीक है, और H2SO4 बन जाता है। ये सल्फ्यूरस एसिड भी होता है। यूज़ का तो पता नहीं, बट होता तो है, थोड़ा सा माइल्ड होता है ये। पहली बार नाम सुना है इसका? नहीं होता है यार, क्या बात कर रहे पहली हो। बार सुना है। 11 में थी ना आपके पास, नहीं में भी होगा। सल्फ्यूर चेक करो होता है, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही NO2, ये सेम रिएक्शन में NO2 चला जाता है ना, वो नाइट्रिक एसिड वगैरह बना देता है, राइट। ये हो गया। अब इससे होता क्या है, ये जनरली कहाँ से आ रहा है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो इनका सोर्स है वही सोर्स इसका हो गया, एसिड रेन का, ठीक है। अब दो टाइप से ये जो एसिडिक जो चीज़ है ना, ये दो टाइप से डिपोजिशन इनका होता है। एक तो होता है वेट डिपोजिशन, कि पानी के साथ बारिश हुई, पानी के साथ मिले और आपके पास ये एसिड आ गए, ठीक है। एक होता है ड्राई डिपोजिशन, क्या कि SO2 डायरेक्टली एड्जॉर्ब हो जाए ऑन द सरफेस, जैसे कि आई इरिटेंट वाला मैंने चीज़ बताई थी कि SO2 हमारी स्किन पे आ गया, डिपोजिशन हो गया इस पे। अब ये स्किन इरिटेंट का काम करेगा, या प्लांट स्किन पर आ गया, है ना, हो सकता है उनका फोटोसिंथेसिस रोक दे, राइट। तो ये चीज़ होती है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात, न्यूट्रिएंट ले जाता है, इसको कहते हैं लीचिंग। यहाँ पे लिख दो जरा, लीचिंग सबसे पहला इफेक्ट, लीचिंग, कि जिस सरफेस पे पड़ा उसको इरोड कर दिया, उसको ईट करना शुरू कर दिया, स्पेशली मेटल को, है ना। जब भी आप जो जंग खाने वाली जो चीज़ होती है ना, आयरन जंग कहा जाता है, ये क्या है, ये उसका एसिडिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। अगर आपने एसिड ही सीधे डाल दिया तो जंग और जल्दी खा जाएगा वो, ठीक है, रस्टिंग कहते हैं, राइट। तो रस्टिंग हो जाएगी ये। प्लस हाँ, ये कोरोजन हुआ, ये सिर्फ इसका नहीं होगा, रॉक सरफेसेस, किसी भी एसिड को आप किसी चीज़ पे डालो और वो ईटिंग, उसका ईटिंग अप स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये कोरोजन है। प्रॉपर जैसे कार्बन जब नहीं, जो इन्वर्टर की बैटरीज होती है ना, हाँ, हाँ, उसके हाँ। ऊपर नीला नीला और हाँ, उसको कह सकते हैं आप। क्या होता है कोरोजन होता है? वैसे तो सूट होती है सिंपल, Deposition। हाँ, डिपोजिशन नॉर्मल सूट का होता है ना, और ज़्यादा कुछ नहीं होता वैसे वो। बट हम कह सकते हैं ये पॉसिबिलिटी है, मैं श्योर नहीं हूँ कि अगर ऐसा हो रहा है कि अगर वो एसिडिफिकेशन हो रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। एनीवे, यहाँ पे एसिड गिरा, यो जो मिनरल था इसका डिजोल्व हो गया, पानी के साथ वो बह गया, ठीक है, ये डिजोल्विंग हो गई इस चीज़ की। तो इट डिजोल्व्स एंड वॉशेस अवे न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर कॉजेज रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, यहाँ बताइए, अफेक्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ओशन एसिडिफिकेशन होता है, और ओशन एसिडिफिकेशन के लिए इन दोनों की ज़रूरत भी नहीं है, इससे ही ओशन एसिडिफिकेशन हो जाएगा। शेयर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो जिस तरीके से बढ़ा है ना, हमने कितना कार्बन डाइऑक्साइड है इसके कंपैरिजन में, इसका जो हम वो टेबल बनाते हैं ना कि एटमॉस्फेयर की केसेस कौन सी हैं, इसको नोट भी नहीं करते, अदर गैसेस में आती हैं। नोट किसको करा जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को करा जाता है ना, 0.042%। थर्ड सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है, थर्ड सबसे ज़्यादा, समझ रहे हैं। तो इतना क्वांटिटी है, जब इतने क्वांटिटी में कोई माइल्ड एसिड भी होगा वो एसिडिफिकेशन करेगा। ओशन की एसिडिफिकेशन इससे हो रही है। एसिड रेन में सबसे ज़्यादा यही है, H2CO होता है। हाँ, नहीं, हाँ, एसिड रेन में सल्फर है सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा करोड कर रही है, ठीक है। इट करोड्स मेटल एंड रॉक सर्फेसेस, वही चीज़ है। एंड रिजल्ट्स इन लीचिंग। लीचिंग क्या है कि मेटल का डाइल्यूट हो जाना, सोल्यूबल हो जाना पानी में। वैसे मेटल सोल्यूबल नहीं होते, बट एक बार उस पर एसिड आ गया और वो कैटायन बन गए, कैटायनिक फॉर्म में फिर वो सोल्यूबल हो जाता है पानी के अंदर, और इससे ऑब्वियसली ये डैमेज करता है स्ट्रक्चर्स। नहीं, मर्क्यूरी, हाँ, मर्क्यूरी मेटल है, एसिड के साथ डिसॉल्व हो जाएगा, बट मर्क्यूरी लिक्विड है और वो आराम से एलॉयज बना लेता है। व्हाट इज एलॉय?
मेटल इन मेटल, मेटल डिसॉल्व इन मेटल, है ना। वो उसका बस है, वो आयरन को पूरे को खा जाएगा। कभी देखा मर्क्यूरी कभी एल्यूमिनियम पे डालो, वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, नहीं बचेगा, मर्क्यूरी खतरनाक होती है, एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर उसमें गल जाएगा, मर्क्यूरी बचेगा। है नहीं, मर्क्यूरी नहीं बचेगा। मर्क्यूरी भी वो कुछ पाउडरी सब्सटेंस का कुछ बना देता है। मर्क्यूरी इतनी तेजी से खा जाता है, लेकिन वो इसको कोरोजन नहीं बोलते, इसको कहते हैं कि ये एलॉय बन गया, है ना। बस चलो ठीक है, बाकी हम कल करते हैं। कल हम या दूसरा कंपाउंड, हाँ स्ट्रेटोस्फेरिक, ये ओजोन वाला हम करेंगे, और फिर ग्लोबल वार्मिंग करेंगे, कार्बन हीट आइलैंड वगैरह, और फिर पार्टिकुलेट मैटर पर आ जाएंगे। बस सही है, 2 दिन हमें लगेंगे एयर पोल्यूशन करने में। वाटर पोल्यूशन हमारा हो गया है, फिर सॉलिड्स, बस ठीक है। आई थिंक 5-6 क्लास लगेंगे एनवायरनमेंट खत्म करने में।